So we are starting with a new AS today, and that is AS9, revenue recognition. But what do you mean by revenue? आपके लिए इनकम, आपने वो इनकम को कब रिकॉग्नाइज करना, तो वो आपको इस एएस में सीखना है. आइडियली सेल मानते हैं ना, सेल मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, अपने को डिविडेंड मिलता है, राइट. तो ये सब अपन ने कब रखना चाहिए, कब अपन ने उसको आगे एडवांस बोल के धकेलना चाहिए, राइट. कल भी हमने एक एएस सीखा था, AS7, वो भी रिकॉग्निशन का ही था, लेकिन दैट वाज ओनली रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्टर. मोर देन 12 मंथ्स में जो था, अगर मुझे 12 महीने से ज्यादा लग रहे हैं, तो फिर हम किस तरह डील करेंगे उसको. अगर कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के बाकी जितने भी पार्टीज आते हैं सब इसमें आता है, राइट. आइडियली जब आप ये एएस में आगे बढ़ोगे बेटा, आपको बहुत हद तक आपको लगेगा कि सर ये तो आता है, हमको ये सब आता है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. यू बिंग मिस्टर ए, आपने मिस्टर बी को गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजे, कि आपने उसको सेल मान लेना चाहिए? नहीं, जब तक वो थर्ड पार्टी को बेचेगा नहीं तब तक सेल नहीं मानना चाहिए. नॉर्मल लॉजिक बोलता है, राइट. ओके, अब एक सिंपल से एक दूसरी बात बताता हूँ. आपने माल बेचा, ठीक है, आपने माल बेचा और आपने बोला 1 लाख का सेल हो गया, ठीक है. 15 दिन बाद 10,000 का रिटर्न आया, तो आपने सेल की कितने की एंट्री करनी चाहिए, 1 लाख की या 90,000? नहीं, आपने सेल 1 लाख की ही माननी चाहिए और 10,000 का रिटर्न मानना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि आपने 90,000 का सेल मानना चाहिए, नहीं, गलत है ये. नेट सेल्स आपका 90,000 हो रहा है, लेकिन सेल तो 1 लाख की एंट्री करनी पड़ेगी ना आपको. 10,000 रिटर्न आएगा तो रिटर्न की एंट्री पास करो तुम ऐसा तो नहीं बोल सकते सेल ही 90,000 का हुआ. नॉर्मल चीजें हैं. तो आपने रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये इस पूरे चैप्टर में आपको सीखना है, ये पूरे एज में सीखना है, ठीक है. बहुत नॉर्मल है बेटा. कुछ चीजें बार बार मैंने रिपीट किया है, स्पेशली क्योंकि वो उसके अंदर आपको क्वेश्चन से वैसे आता है. कुछ स्पेशल केसेस है, राइट, एक एक करके पढ़ेंगे. ऐसा नहीं कि टफ है. द ओनली थिंग इसके अंदर प्रैक्टिकल पार्ट कुछ है ही नहीं. आपको आंसर थ्योरी में लिखना है, जिसके अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको एकदम रट लेना, ठीक है. वो चीज आएगी नीचे. क्या ऑब्जेक्टिव है? AS9 explains when the revenue should be recognized in P&L and also states the circumstances in which revenue recognition shall be postponed. वो केसेस देता है कि कब आपने रेवेन्यू देखनी चाहिए, मतलब इस साल मानना चाहिए, कब आपने पोस्टपोन करना चाहिए, मतलब अगले साल मानना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, स्टार्ट करने से पहले ही उसने पहले ही बता दिया भाई AS9 किसको एप्लीकेबल नहीं होता. मैंने एक्चुअली एकदम प्रॉपर नोट्स बनाए हैं आपके लिए, तो अगर आप सिर्फ मेरे साथ सुनते जाओगे तो भी चलेगा. बस इतना है कि एकदम अटेंशन देना है यहाँ पे, और ये चीज अगर आप सिर्फ गो थ्रू करोगे मेरे नोट्स तो भी काफी है, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है. AS9 डज नॉट अप्लाई टू, किसको एप्लीकेबल नहीं है? तो पहला है गवर्नमेंट ग्रांट. जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है तो उसके लिए एस अलग बनाया गया कि जब वो मिलेगा तो अपन उसको क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे कि उसको कैपिटल अप्रोच मानेंगे, कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, मतलब एसेट में एडजस्ट करेंगे या पीएनएल में डालेंगे, वो AS12 ने बोला है, राइट. दूसरा हायर परचेज, ये AS19 बोल रहा है. लीजेस में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कल ही पढ़ा हमने, AS7 कॉन्ट्रैक्टर्स की इनकम वो उधर ट्रीट करेंगे, AS9 में नहीं आएगा. और एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट का इंश्योरेंस इनकम नहीं कहा. एजेंट को जो इंश्योरेंस मिलेगा, वो कमीशन मिलेगा, वो इसके अंदर आएगा. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो रहेगा दैट विल बी IRDA के हिसाब से, उसके लिए कोई AS नहीं बनाया गया, उसके लिए एक अलग एक्ट है, ठीक है. वो एक्ट के हिसाब से जो इंश्योरेंस रहेगा उसके हिसाब से चलना है. तो AS12 में ये चारों एप्लीकेबल नहीं होता. क्लियर? कौन से एप्लीकेबल नहीं है प्लीज बताइए. AS12, गवर्नमेंट ग्रांट, 19(7) एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. आई रिपीट अगेन, मैं इंश्योरेंस कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है. AS9 एप्लीकेबल नहीं है. आगे, मीनिंग ऑफ रेवेन्यू. व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल, मिला या मिलने वाला है कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज. ऑर्डिनरी एक्टिविटीज मतलब जो आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज है, वो अचानक से अगर कुछ मिलता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरा प्लांट की वैल्यू है WDV 80,000, मैंने खरीदा था 1 लाख, मैंने बेचा 1 लाख से भी ज्यादा, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी, ये रोज की एक्टिविटी नहीं है. याद है उसको कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं अपन. शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म नॉट इनकम. उसको हम लाइब्रेरी में फंड में ऐड करते हैं, कैपिटलिज्म कैपिटल प्रॉफिट है वो, राइट. तो आपने उसको इनकम नहीं माननी चाहिए. बात समझ में आ रहा है? तो कब इनकम मानना चाहिए? इट इज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज की बात नहीं करते, राइट. ऑर्डिनरी में क्या क्या आ सकता है? सेल ऑफ गुड्स आ सकता है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस आ सकता है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, कमीशन. जब जब मिलता है हमने उसको कब मानना चाहिए? अब मुझे एक बात बताइए बेटा, एक एग्जांपल बता रहा हूँ. डिविडेंड आपने कब इनकम माननी चाहिए? मान लेते हैं मैं A लिमिटेड हूँ, जब अक्रू कब होगा? जब डिक्लेयर होगा. मैंने अगर डिक्लेयर किया तो कहने से आपको कंफर्म मिलने वाला है. फिर डिक्लेयर करने से एक दिन में थोड़ी मैं देता हूँ आपको,
मैं डिक्लेयर करूंगा, मे भी शायद 1 महीने के बाद आपको मिलेगा। तो आपने इनकम कब मानी चाहिए? जब मिलेगा या जब डिक्लेयर हुआ? जब डिक्लेयर हुआ। आपने डिविडेंड की एंट्री करनी चाहिए, डिविडेंड रिसीवेबल है, समझ में आ रहा है? मिलने का वेट नहीं करूंगा, तो आपने इनकम मान लेना चाहिए, हाँ मिलने वाला है, कंफर्म है, तो आप लिखते हैं ना अक्रूड, अक्रूड डिविडेंड, डिविडेंड मिलने वाला है, लिखते हैं ना पीएल क्रेडिट में। तो आपने कब लिखना चाहिए? तो कहना चाहिए जब उसने डिक्लेयर कर दिया, कंफर्म मालूम है ना मिलने ही वाला है, यस और नो। तो ये एएस आपको सिर्फ ये बताता है कि आपने इसको इनकम कब मानना है, ये एएस में सिर्फ उतना लिखा हुआ, राइट? व्हेन विल यू कंसिडर दिस एज इनकम। नेक्स्ट, रेवेन्यू डज नॉट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या नहीं आता है? अनरियलाइज्ड गेन्स, अगर आप रिवैल्यू करते हो, रिवैल्यू करते हो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं आपकी एसेट की वैल्यू है 1 लाख रुपए, आज मार्केट की वैल्यू, वो बिल्डिंग की वैल्यू होगी 5 लाख रुपए, तो आपको 4 लाख रिवैल्यू करना अलाउड है। तो ये एस 10 बोलता है आपको कि 4 लाख रिवैल्यू करना अलाउड है, तो 4 लाख का पीएल में डाल दूंगा प्रॉफिट में? नहीं, एक नॉर्मल रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या रहती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व में आना चाहिए, मतलब वो पीएल में आना ही नहीं रहेगा, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। समझ में आ रहा है? दूसरा, रियलाइज्ड गेन्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये एस 10 में आएगा। अगर एसेट बेच के कुछ फायदा होता है तो ये एस 9 नहीं है, ये एस 10 है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन एट लेस देन द कैरिंग अमाउंट, ऑब्लिगेशन मतलब एक लायबिलिटी, आपने 1 लाख की जगह उसको 90,000 दिया और उसको बोला उड़ा दे उसको पैसे, तो ये अगेन ये 10,000 मैं उसको रेवेन्यू में नहीं मानूंगा। द रीजन इज, ऑल्दो पीएल क्रेडिट में लिखोगे बट वो रेवेन्यू की डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि रेवेन्यू की डेफिनेशन में आता है आपने कुछ सेल करना चाहिए और इन एक्टिविटीज, ये कभी कभार होता है, राइट? नेक्स्ट, रियलाइज अनरियलाइज गेन्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज, क्यों नहीं फॉरेन एक्सचेंज में आएगा? क्योंकि एएस 11 में चला गया, ये एएस 11 में चला गया, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज। समझ में आ रहा है? आगे स्पेशल आइटम्स, अब एक एक करके आपको सारे स्पेशल, इस पूरे इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो आपको 3-4 केस देंगे, बताओ मैं इसको कब मानूं इनकम, बस इतना ही करना है आपको सिर्फ बताना है कि आपने इनकम कब मानना है। तो पहला केस है, डिलीवरी ऑफ गुड्स इज डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। मान लेते हैं आप आए, आपने पैसा दिया, सेल हो गया, सेल बिल बन गया, सब हो गया, आपने बोला डिलीवरी बाद में, एट बायर्स रिक्वेस्ट, मतलब मैं यहाँ बेचने के लिए हूं, आप आए, आपने एक कार बुक किया, पैसा दिया, टोकन दिया या पैसा दिया, जो भी है, बिल बन गया, आप बिल लेके गए, आपने बोला डिलीवरी अपन 4 महीने के बाद लेंगे या डिलीवरी 2 महीने के बाद लूंगा, तो मैं इसको सेल कब मानूं? 2 महीने बाद या अभी के अभी? तो मैं बोलूंगा अभी के अभी। मेरी गलती थोड़ी है, आप डिले कर रहे हो ना, मेरे तरफ से डिले थोड़ी है, मैं रेडी हूं पोजीशन देने के लिए आपको, यू आर नॉट टेकिंग, इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, आपने मुझे पैसा दिया, सेल हो गया, बिल बन गया, बात खत्म, मैं इमीडिएट मानूंगा। समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, उसको मान के चलो रेवेन्यू बन गया, दैट इज अ कस्टमर पेड एन अमाउंट एंड बिल्ड फॉर अ कार बट ही विल टेक द डिलीवरी ऑन हिज सन्स बर्थडे, उसने कहा मेरी इच्छा है कि मैं मेरे बेटे के बर्थडे पे डिलीवरी लूं, तो ये आपके पास ये रकम मैं बाद में लूंगा, पैसा तो आ गया ना मेरे पास। Was I ready to sell the good? Yes, मैं रेडी था उसको कार बेचने के लिए, वो नहीं ले रहा था, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो इमीडिएट इनकम मानूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा, हाँ जब वो आएगा डिलीवरी लेगा तब मैं इनकम मानूं, तब सेल की एंट्री पास करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा, मैं ऑन द स्पॉट उसको इनकम मानूंगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, हाँ नहीं तो मतलब मैं रेडी नहीं हूं ना, फिर वो मेरे पार्ट पे रहेगा, जब मैं रेडी हूं डिलीवर करने के लिए गुड्स, मैंने इनकम मानना चाहिए, अगर मैं रेडी नहीं तो मैं इनकम कैसे मानूं? तब तक तो एडवांस इनकम रहेगा ना, दैट इज अ लायबिलिटी। फिर मान लेते हैं आप आए मेरे पास, आपने टोकन अमाउंट बुक दिया और आपने बोला कि सर ये मेरे लिए कार बुक करो, मैंने कहा कार रेडी नहीं है, 3 महीने बाद मिलेगी, तो मैं 3 महीने बाद जब मैं रेडी हो जाऊंगा, आई एम रेडी टू डिलीवर द गुड्स नाउ, तब मैंने सेल मानना चाहिए ना उसको। समझ में आ रहा है? तब तक तो एडवांस इनकम है। अगर मान लो मैंने 3 महीने में रेडी नहीं किया, आप आओगे 3 महीने बाद आप बोलोगे सर 3 महीने रेडी नहीं, पैसे वापस दो, तो इट बिकम्स अ लायबिलिटी, मुझे देना पड़ सकता है, मैं मेरे कमिटमेंट पे नहीं हूं, तो जब मैं रेडी हूं तब मैं इनकम मानूंगा, मैं रेडी नहीं तो मैं इनकम कैसे मानूं उसको? समझ में आ रहा है पॉइंट ये? यस। इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन, मान लेते हैं कोई इंस्टॉलेशन, मैंने आपको बुलाया मेरे घर पे, मैंने कहा एक काम करो वो सीसीटीवी इंस्टॉल करके दो, राइट? मैं आपको पैसे, मैंने आपको टोकन भी भेज दिया, 10,000 रुपए एडवांस रखो, बाकी 40,000 रुपए पूरा सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के बाद, राइट? आप आए मेरे पास 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, राइट? आप ये इनकम कब मानोगे? जब काम कंप्लीट होगा, सीधी बात है, राइट? हो सकता है ना आप आए, सीसीटीवी इंस्टॉल करने की कोशिश किया, लेकिन सीसीटीवी इंस्टॉल ही नहीं हो पा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, वहां नेटवर्क इश्यू आ रहा है, कुछ हो रहा है, वहां इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, तो आपकी इनकम थोड़ी हुई पड़ी है, राइट? आपको 10,000 वापस देने पड़ेंगे। तो जब आपने सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लिया है तो इंस्टॉलेशन को इनकम मान लो। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज द वर्ड ओवर हियर? आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन हो गया आप इनकम मान सकते हो, इंस्टॉल ही नहीं हुआ तो नहीं मानोगे। मान लेते हैं मैंने आपको बुलाया, मैंने मेरे घर पे वाईफाई इंस्टॉल कर दो, ठीक है, मैंने आपको बोला वाईफाई इंस्टॉल कर दो, तो वाईफाई इंस्टॉल करने आए आप, लेकिन वो ऐसा हो सकता है कि वो केबल वायर जो था वहां पे उसका नेटवर्क आता ही नहीं है, वहां आता ही नहीं, रीच ही नहीं है, तो फिर ये इनकम मान ही नहीं सकते ना आप। मैंने आपको पैसा भी दिया लेकिन आप इनकम मान ही नहीं सकते हो।
अगर मुझे इंस्टॉलेशन का पैसा मिल रहा है लेकिन वो काम ही नहीं पूरा हो पा रहा है तो मुझे मैं इनकम नहीं, मुझे वापस देना पड़ेगा पैसा, वो तो इट इज नॉट माई इनकम। जब तक वो सक्सेसफुल इंस्टॉल नहीं होता मैं उसको इनकम मान ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है पॉइंट ये, राइट? तो यहाँ पे मैंने हर एक चीज का एग्जांपल दिया नीचे, सो दैट जब आप रीड करो तो आपको समझे भी। तो मैंने दिया है एग्जांपल सीसीटीवी और वाईफाई, द कस्टमर वोंट पे अनलेस इट इज सक्सेसफुल, राइट? मैं पे नहीं करूंगा आपको, आपकी इनकम हो ही नहीं सकती जब तक आप इंस्टॉल नहीं करके दोगे मुझे। समझ में आ रहा है? मैंने शायद आपको एडवांस भी दिया होगा, शायद एडवांस भी वापस दूंगा। अपनी बात थी इंस्टॉल करके देने की। अगर आपका नेटवर्क नहीं आता तो इसमें मेरी गलती नहीं, मेरे पैसे वापस दो मुझे, तो आपकी इनकम है ही नहीं है। समझ में आ रहा है पॉइंट? नेक्स्ट, सेल ऑन अप्रूवल। ये बहुत इजी सा पार्ट है बेटा। सेल अपन ने कब मानना चाहिए? जब एक्चुअल सेल हो जाएगा, बायर अप्रूव कर देगा, या फिर टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बोला था 1 महीने के अंदर जवाब देना, या तो आपने 15 दिन में जवाब देना चाहिए, 20 दिन में जवाब देना चाहिए, और 1 महीने तक जवाब नहीं आया तो मैं खुद ही मान लूंगा सेल हो गया। सिंपल है ना? तो वहां पे वही लिखा है, व्हेन द बायर कंफर्म्स हिज डिजायर टू बाय सच गुड्स और द रिटर्न पीरियड एक्सपायर्स। ये दोनों ही पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? अगर सेल ऑन अप्रूवल रहता है तो प्लीज बताइए 3 पॉइंट्स कौन कौन से पढ़े अपन ने? एक है डिले एट द बायर्स रिक्वेस्ट, तो मैं क्या करूंगा? इमीडिएट मान लूंगा, मेरी गलती नहीं है भाई, मैं तो रेडी हूं, तुम नहीं ले रहे हो, मेरी गलती नहीं, मैं इमीडिएट सेल मानूंगा, मैं इमीडिएटली इनकम मान लूंगा। दूसरा इंस्टॉलेशन आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन। तीसरा सेल ऑन अप्रूवल। सेल ऑन अप्रूवल में क्या बताया मैंने? या तो अप्रूवल रिसीव होगा बायर से, या तो टर्म पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, आपका जो भी आपका क्रेडिट पीरियड था वो एक्सपायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि रिटर्न पीरियड। नेक्स्ट, गारंटीड सेल्स। ये भी एक पॉइंट आता है बेटा, गारंटी। व्हाट डू मीन बाय गारंटी एंड वारंटी? गारंटी का मतलब होता है मटेरियल चेंज कर दूंगा, वारंटी का मतलब होता है बना के, फर्क है दो। गारंटी मतलब पीस टू पीस रिप्लेसमेंट, वारंटी का मतलब होता है आपको रिपेयर करके देगा, बना के दूंगा, बदल के नहीं दूंगा, राइट? तो गारंटीड सेल्स में क्या होता है? रिकॉग्नाइज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड एक्सपायर्स। मान लेते हैं मैंने आपको 3 महीने की गारंटी दिया, तो मैं ये इनकम 3 महीने बाद ही मानूंगा। हो सकता है ना मुझे वापस रिटर्न देना पड़े दूसरा प्लेस, तो मैं 3 महीने के बाद इनकम मानूंगा। या फिर एक और चीज दिया है, रिकॉग्नाइज सेल इमीडिएटली एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर द सेल। क्या करो कि ये शायद मुझे नुकसान हो सकता है, इनकम मान लिया और इमीडिएटली उसका प्रोविजन बना के रख दिया। प्रोविजन की एंट्री क्या रहती है? P&L टू प्रोविजन। मैंने ऑन द स्पॉट मान लिया कि ये नुकसान भी हो सकता है मेरे साथ में, क्योंकि अगर बदल के देना पड़े तो मेरा तो नुकसान ही है ना। तो पहला पॉइंट क्या है? या तो इनकम ही मत मानो, एक रिटर्न पीरियड एक्सपायर हो जाएगा ना। रिटर्न पीरियड मतलब मान लेते हैं मैंने आपको 3 महीने की गारंटी दिया, भाई 3 महीने में खराब हो गया, नया पीस लेके जाओ। 3 महीने में खराब हो गया, नया पीस लेके जाओ, तो या तो मैं 3 महीने के बाद ही इनकम मानू, जो नॉर्मली कोई करता नहीं है। 3 महीने बाद याद किसको रहेगा? ये सेल की एंट्री पास करना रह गई अपनी, पैसे भी आ गए, राइट? तो अपन क्या करेंगे? ऑन द स्पॉट कर देंगे एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर द सेम। 3 महीने तक ये प्रोविजन बना के रखो कि शायद ये देना पड़ सकता है, शायद देना पड़ सकता है। 3 महीने पूरे हो गए तो प्रोविजन रिवर्स कर दो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखा है वहां पे गारंटीड सेल्स के बारे में? रिकॉग्नाइज आफ्टर द रीजनेबल पीरियड हैज एक्सपायर्ड। आपका जो भी रिटर्न पीरियड रहेगा, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जो भी है, और एल्स आप इमीडिएट रिकॉग्नाइज करो एंड क्रिएट द प्रोविजन फॉर द सेम। तो वहां पे दिया है क्रिएट अ प्रोविजन एज वेल सब्सटेंस ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ सेल। क्लियर पॉइंट्स आपको ये? नेक्स्ट, एक आता है वारंटी सेल्स। वारंटी सेल्स का मतलब क्या होता है बेटा? वारंटी का मतलब क्या होता है? रिपेयर करना, राइट? अगेन रिपेयर के लिए मेरा खर्चा तो लगेगा ना बेटा, खर्चा लगेगा ना मेरा, तो खर्चा लगेगा मतलब लॉस होगा, बराबर? तो आप क्या करो? वापस से सेल इनकम मान लो ऑन द स्पॉट सेल की, और रिपेयर का प्रोविजन बना लो कि ये रिपेयर इतना इतना रिपेयर का खर्चा हो सकता है मेरा। यस और नो? यस। तो उसमें क्या दिया है? रिकॉग्नाइज सेल इमीडिएटली एंड ऑल्सो क्रिएट अ प्रोविजन फॉर द सेम फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड। एग्जांपल, प्रोविजन फॉर रिपेयर शुड इसका एक नोट है, प्रोविजन फॉर रिपेयर शुड बी मेड इन द ईयर ऑफ सेल इटसेल्फ, नॉट व्हेन द एक्चुअल रिपेयर इज कॉस्ट। मतलब क्या? मैंने अभी सेल के मान लेते हैं, मैंने प्रकाश को सेल किया, राइट? प्रकाश को मैंने 3 महीने की वारंटी दिया, तो सेल करते सेल की एंट्री पास करूंगा, इनकम मान लूंगा, और साथ ही साथ रिपेयर का जितना भी रिपेयर का खर्चा आता है ऑन द स्पॉट प्रोविजन बना लूंगा। इसके लिए वेट नहीं करूंगा कि जब प्रकाश आएगा, जब मैं एक्चुअली रिपेयर करके दूंगा तब, ऑन द स्पॉट प्रोविजन मान लो उसको। समझ में आ रहा है पॉइंट ये? नेक्स्ट, कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट सेल कब होगा बेटा? जब वो थर्ड पार्टी को भेज देगा, जब मेरा कंसाइनी किसी और को भेजेगा तब वो एक्चुअल सेल होगा। जस्ट बाय गिविंग कंसाइनी ये सेल नहीं होता है बेटा। जब कंसाइनी एक्चुअली थर्ड पार्टी को बेचेगा तब वो सेल होगा, राइट? तो यहाँ पे इट शुड बी ट्रीटेड एज सेल्स ओनली व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू थर्ड पार्टी। समझ में आ रहा है पॉइंट ये? पक्का? नेक्स्ट, स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर, आपने मुझे ऑर्डर दिया, मैंने वो गुड्स बना दिए, गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी, मैं इनकम मान लूंगा, आप डिलीवरी लो या मत लो, रेडी फॉर डिलीवरी हो गया ना, बात मेरी इनकम जनरेट हो गई। तो वहां पे व्हेन द गुड्स आर आइडेंटिफाइड एंड रेडी फॉर डिलीवरी। अगर आपने कुछ स्पेशल ऑर्डर दिया है, आपने मुझे बोला है कि सर ऐसे ऐसे बॉक्स मुझे बना के दो, मैंने ऐसे ऐसे बॉक्स बना के रख दिए, मतलब ये कंफर्म हो गया ऑर्डर कि अब मुझे इनकम मिलने वाली है, मैं मेरी इनकम मान लूंगा, भाई मैं रेडी हूं, अभी मेरी इनकम जनरेट हो गई, स्पेशल ऑर्डर तैयार हो गया, मेरी इनकम जनरेट हो गई। आप 10 दिन में लो, 15 दिन में लो, 1 महीने बाद लो, 2 महीने बाद लो, मैं इनकम ऑन द स्पॉट जनरेट करूंगा, क्योंकि मेरे गुड्स बन चुके हैं, स्पेशल ऑर्डर बन चुका है,
एट द टाइम ऑफ व्हेन इट इज आइडेंटिफाइबल एंड रेडी फॉर डिलीवरी। समझ में आ रहा है? जैसे ही प्रकाश ने ऑर्डर दिया मुझे, मैंने गुड्स बना दिया, मैंने फोन करूंगा प्रकाश माल रेडी है, मेरे पैसे भेज दे। अब वो भेजे या ना भेजे, मेरी इनकम जनरेट होगी, मैं सेल की एंट्री पास कर दूंगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ये नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी बार एग्जाम में आया। सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? वो मैगजीन्स रहती है ना बेटा, मैगजीन्स, राइट? अब मैंने सब्सक्राइब करके रखा है, मैगजीन सब्सक्राइब करके रखा है, 100 रुपए महीना, मैं पूरा एक साथ दे देता हूँ उसको 1200 रुपए, 1200 रुपए साल का एक साथ दे देता हूँ, 100 रुपए महीने का हिसाब है, राइट? तो कहने से हर महीने का 100 रुपए दिया है, हर महीने का दिया है, तो सीधी बात है ना, इट इज फिक्स्ड बेसिस पे चलेगा। हाँ ऐसे भी दे सकता हूँ मैं, इनकम कब मानूंगा? इनकम कब मान लेते हैं, मैंने आपको 3 साल का पैसा एक साथ दे दिया, तो क्या आप 3 साल का मान लोगे? नहीं, आप बोलोगे सर 1 साल का अभी, 1 साल को 1200 रुपए अगले साल के 1200 रुपए अगले साल के, बराबर है ना? तो आप क्या करो, 1200 इक्वल करो ना, इक्वल करो मतलब ऐसे बेसिस हुआ ना, ऐसे ही हुआ ना इक्वल। तो वो क्या बोल रहा है, इफ आइटम्स डिलीवर्ड डू नॉट वेरी इन वैल्यू, वैल्यू में वेरी कर रहा है क्या? वो नहीं, 100 रुपए महीने का हिसाब है, 100 रुपए महीने का हिसाब है, तो सीधी बात है, इट इज फिक्स्ड एंड देन एसएलएम बेसिस। आइडियली एसएलएम का नाम उसने यूज किया क्योंकि आपको वो एएस बोलता है एसएलएम। मेरा एसएलएम का मतलब एक ही समझ में आता है कि हर बार हर साल का अमाउंट फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे उसने क्लियर दिया है, डू नॉट वेरी इन वैल्यू। डू नॉट वेरी इन वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू सब सेम है, हर मैगजीन का कॉस्ट सेम है, तो मैंने उतनी वैल्यू पकड़नी चाहिए। अब अगर मैं आपको बोलूं अगर ये वेरी कर रहा है तो प्रोपोर्शन बेसिस पे, प्रोपोर्शन बेसिस का मतलब बहुत सिंपल सा है, बेसिस का मतलब बहुत सिंपल सा है। अगर मैं आपको बोलूं कि इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये 2 महीने की मैगजीन की वैल्यू ज्यादा रहती है। क्यों ज्यादा रहती है? फॉर द सिंपल रीजन, फेब्रुवरी में आता है बजट, तो उसमें बहुत सारे लोग एडवर्टाइज करते हैं, तो मैं कॉस्ट मेरा बढ़ा देता हूँ। और अक्टूबर में दिवाली का सीजन रहता है, बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं, तो लोग खरीदते हैं ऑफर्स चेक करने के लिए, तो मैंने इसमें वैल्यू बढ़ा दी, यहाँ पे 200 रख दिया, यहाँ पे 200 रख दिया, 100 जनवरी का, 100 मार्च का, 100 बाकी सबका 100 बराबर है क्या? अब प्रकाश ने मुझे क्या किया पता है कि प्रकाश ने मुझे पूरे साल भर के पैसे दे दिए। साल भर के पैसे कितने बनेंगे बेटा? 1400 रुपए ना, ये सब जनवरी टू दिसंबर दिया उसने। अब मेरा ईयर एंड तो मार्च में हो रहा है, तो मैं मार्च में कितनी इनकम पकड़ूं आप ही बताइए? 400 रुपए। कहने से प्रोपोर्शन बेसिस पे, अब मैंने इक्वल नहीं किया ना एसएलएम बेसिस पे, बिकॉज दे डू वेरी, अलग अलग है ना कॉस्ट, तो जितना इस महीने का उतना, जितना अगले महीने का, जितना अगले साल में जरा अगले साल में, तो प्रोपोर्शन बेसिस पे। तो इधर कितना आ रहा है? कहने से इधर 400 आ रहा है, राइट, और इधर कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है, तो 1000 अगले साल की इनकम पकड़ो, 400 इस साल की इनकम पकड़ो। तो वो बोलने का मतलब उसका यही है। अब सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, इफ आइटम्स डिलीवर्ड डू नॉट वेरी इन वैल्यू देन इट इज फिक्स्ड, मतलब एसएलएम बेसिस। इक्वली आप प्रोपोर्शन करो, एंड इफ आइटम्स वेरी इन वैल्यू देन रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू। प्रोपोर्शनल सेल वैल्यू है इधर अगर ये महीने का प्रोपोर्शनल ज्यादा है तो मैं इधर ज्यादा पकड़ूंगा इनकम। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है ये। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। एक मैंने लिखा है यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स, राइट, और दूसरा कौन सा लिखा है मैंने? सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट रहता ना, इंस्टॉलमेंट हायर परचेज बेटा, हायर परचेज। अब वेंडर के हिसाब से सोचो, क्या वो ऑन द स्पॉट फर्स्ट एंट्री सेल की करता था? हाँ या ना? लेकिन वेंडर को ब्याज भी तो मिलता था, ब्याज वो फर्स्ट डे रिकॉर्ड करता था पूरा? नहीं, धीरे धीरे सस्पेंस किया तो भी धीरे धीरे पीएनएल के ग्रेड में धीरे धीरे डालता था वो। सस्पेंस पीएनएल, सस्पेंस बैलेंस शीट एसेट में जाता है, एसेट या लायबिलिटी में, राइट। आपको पीएनएल में अलाउड कितना है कहने से हर साल का थोड़ा थोड़ा टेबल बना के, तो वो भी इसमें वही लिखा है। अमाउंट ऑफ सेल एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट ऑफ सेल इटसेल्फ। ऑन द स्पॉट भेज देंगे अपन, ऑन द स्पॉट पूरी इनकम जनरेट करेंगे, क्योंकि अगर आपको याद होगा कैश प्राइस पे एंट्री ऑन द स्पॉट की जाती है, यही कैश प्राइस पे एंट्री की जाती है, और बाद में जो ब्याज रहते हैं वो धीरे धीरे पीएल में जाते हैं ना, हर साल पीएल में जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड प्रोपोर्शनली टू द अनपेड बैलेंस ऑन टाइम बेसिस, ऑन टाइम बेसिस। ब्याज हमेशा टाइम के हिसाब से बढ़ता है, बराबर है क्या? समझ आ रहा है क्या सबको? इंस्टॉलमेंट ये चीज आती है आपको। हायर परचेज है, हायर परचेज में आप अगर परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो पहली एंट्री एसेट की रिकॉर्ड करने की होती थी, तो एसेट रिकॉर्ड करने की एंट्री कौन से प्राइस पे होती थी बेटा? कैश प्राइस पे, और हर साल ब्याज धीरे धीरे आता था, राइट। समझ आ रहा है कि सबको? नेक्स्ट, अब ये थे अपने गुड्स के रिलेटेड टू सर्विसेज बेटा। रिलेटेड टू सर्विस का मतलब क्या होता है? एक होता है फुल कंप्लीशन, एक होता है प्रोपोर्शनल कंप्लीशन। दोनों का मतलब क्या है बेटा? एक होता है कि जब तक सर्विस पूरी कंप्लीट नहीं होती मैं इनकम रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकता, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता।
तो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप उसको इनकम मान ही नहीं सकते हो। और एक होता है आधा भी काम किया ना तो भी आप प्रोपोर्शनल रिकॉग्नाइज कर लोगे, जितना मिला है उतना रिकॉग्नाइज कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे एग्जाम्पल दिया, मैंने यहाँ दिया टेलर वोंट बी पेड फॉर हाफ वर्क डन, राइट। उसने आपका अगर आपको पूरा सूट बनाना था, 3 पीस सूट बनाना था, उसका ब्लेजर में अभी वो बटन लगाने बाकी हैं, तो आप उसको पैसे नहीं दोगे, आप बोलोगे पूरा बना उसके बाद, ऐसे पैसे नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है। दूसरा, अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रीट द ऑपरेशन फी एज रेवेन्यू इन प्री मेडिकेशन पीरियड। मान लेते हैं प्रकाश बीमार है, शॉन इज अ डॉक्टर, शॉन के पास आया, शॉन ने बोला भाई तेरी तबीयत बहुत खराब है, तबीयत बहुत खराब है तेरी, ऑपरेट करना पड़ेगा। सुनो ना, ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, मुझे बात करेगा तो होगा क्या, ऑपरेट करना पड़ेगा। तो प्रकाश को उसने बोला 1 हफ्ते तक तुझे ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी, राइट। मेडिसिन का खर्चा आएगा 10,000 रुपए, ऑपरेशन की फीस है 5 लाख रुपए, राइट। प्रकाश बोला ठीक है चालू कर दो मेडिकेशन। अब प्रकाश ने चालू कर दिया, 4 दिन बाद आएगा। अब क्या शॉन ने ऑन द स्पॉट 5,10,000 इनकम लिख देना चाहिए क्या? शॉन ने 5,10,000 नहीं, ऑपरेट हुआ नहीं है। 4 दिन बाद प्रकाश आया, सर मेरे को एकदम ठीक लग रहा है भाई, मेरे को नहीं कराना ऑपरेशन, हो सकता है ना। तो जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद इनकम पकड़ो। समझ में आ रहा है क्या? पहले नहीं पकड़ो। क्या हो गया? हाँ प्लीज ध्यान दो। A doctor cannot treat the operation fee as revenue in the pre-medication period. समझ में आ रहा है क्या? जब ऑपरेट होगा उसके बाद इनकम पकड़ेंगे, ऑपरेशन के पहले नहीं, काम पूरा नहीं हुआ। दूसरा, proportionate completion. Proportionate completion by reference to the performance of each act. अब अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कॉन्ट्रैक्ट पूरी चीज का मिला है, तो आधा काम पहले होता है, आधा काम बाद में होता है, चीज ही वैसी है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या लिखा है, मैंने प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, पाइपिंग पहले होती है, टैप्स बाद में लगता है। तो अगर देखोगे तो 80% काम पाइपिंग का रहता है, 20% काम आपका ये टैप लगाना, क्योंकि टैप्स लगाना एक ही दिन का काम रहता है। पाइपिंग करने के लिए जो पाइपलाइन रहती है, उसके बाद प्लास्टर वगैरह होता है, टाइल्स लगती है, उसके बाद जाके ये टैप्स लगता है। समझ में आ रहा है? तो पाइपलाइंस में टाइम लगता है, ज्यादा मेहनत उसमें लगती है। समझ में आ रहा है क्या? क्या हो गया? हाँ बेटा, मेरा भी बैकग्राउंड बिजनेस, ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ, तो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ऑल द इंटरनल पाइप फिटिंग्स हैव बीन मेड, ऑलमोस्ट 80% वर्क हो गया, 80% काम हो गया, राइट। द इंस्टॉलेशन ऑफ द टैप्स रिमेनिंग 20% विल बी डन एट द एंड। तो अगर सामने से मुझे एडवांस आता है तो मैं क्या इसको इनकम मान लूं? तो आंसर इज यस, 80% काम हो चुका है, पाइपिंग का पैसा तो वैसे भी लेने वाला हूं मैं उससे। समझ में आ रहा है? तो मैं मेरी इनकम जनरेट कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं 80% मेरा काम हो गया, मैं इनकम जनरेट कर लूंगा। समझ में आ रहा है? राइट। तो यहाँ पे आपको रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में आपको चेक करना पड़ता है ये फुल कंप्लीशन पे है या पार्शियल पे भी आप प्रोपोर्शनल पे भी इनकम जनरेट कर सकते हो। नाउ दैट विल डिपेंड अपॉन कि सामने वाले से आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ है, ठीक है। अगर प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट है, अगर सपोज मान लेते हैं टैप्स लगाने नहीं भी आया, उसने किसी और को भी दिया, तो इसके पैसे तो उसको देने ही पड़ेंगे ना, अलग अलग ही है ना। नहीं, हाँ मतलब अगर मैंने इसके लिए फुल कंप्लीशन हुआ लेकिन उसने काम तो 80% किया था, राइट। तो वो कितना जनरेट करेगा, वो उसका 80% वो इनकम मान के चलेगा। कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हो फिर से तुम, कॉन्ट्रैक्टर A7 में जाओगे, परसेंटेज कंप्लीशन, डोंट मिक्स। आर्किटेक्ट का बोल सकते हो फीस, आर्किटेक्ट फीस बोल सकते हो। नेक्स्ट अगेन वापस से स्पेशल केसेस, ये इंस्टॉलेशन अपन ने ऑलरेडी बोला है। इंस्टॉलेशन कब मानना है बेटा? यस, व्हेन द इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट एक्सेप्ट बाय द क्लाइंट। क्लाइंट ने बोला ओके, वाईफाई चलाने गए थे, आप वाईफाई इंस्टॉल करने गए थे, राइट। फुल नेटवर्क आ रहा है लेकिन उसको वो एक कॉर्नर वाले रूम में नेटवर्क नहीं आ रहा है, वो बोलता नहीं भाई मेरे को यहाँ नेटवर्क चाहिए, तो अब राउटर चेंज करके दोगे उसको, डबल एंटीना वाला देना पड़ेगा उसको, बराबर है क्या? हाँ तो सुनो ना, अगर अब जैसे अगर मैंने, हाँ बेटा मेरे पास है, उसके साथ मैंने और 3 ऑर्डर लगा के रखेगा। वापस अपन पोस्ट के डील में नहीं। ओके, तो व्हेन द इंस्टॉलेशन हैज बीन कंप्लीटेड एक्सेप्ट बाय द क्लाइंट्स। ओके, नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग कमीशन। बेटा एडवर्टाइजिंग के लिए कमीशन मिला, ठीक है। तो मान लेते हैं शॉन जो है अपना
अरे शॉन सामने बैठा है ना, तो उसका नाम एकदम, और छोटा भी नाम है ना, जल्दी आ जाता है। अब वो बोलूंगा दिव्यांश शिव, वो बहुत ज्यादा बड़ा बोलना पड़ता है। शॉन एकदम ही हो जाता है। शॉन ही कर दूं क्या? शॉन ही कर दूं क्या? ओके ओके, साइलेंस बॉयज बॉयज बॉयज। ओके, प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए। तो एडवर्टाइजिंग बेटा, मान लेते हैं प्रकाश आया और प्रकाश ने बोला मुझे एडवर्टीजमेंट 15 अगस्त के दिन न्यूज़पेपर फ्रंट पेज चाहिए, फुल पेज, राइट। ये बुकिंग हो गई 2 महीने पहले। 2 महीने पहले वो शॉन को पैसे भी दे के आया, तो शॉन ने इनकम मान लेना चाहिए कि आंसर इज नो। जिस दिन सामने पब्लिक को देखेगा तब मालूम पड़ेगा ना, जब वो एक्चुअल में काम होगा। मालूम पड़ा ये 14 को लॉकडाउन लग गया, 15 को न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं हुआ, एक्स्ट्रा देर कुछ भी रीजन आ गया, राइट। तो जब तक प्रिंट नहीं होगा वो इनकम नहीं मान सकता। न्यूज़पेपर बोल दिया मैंने फिलहाल। हाँ, टीवी एडवर्टाइजमेंट सेम, एडवर्टीजमेंट के स्लॉट बुक कराने पड़ता है, राइट। एडवर्टीजमेंट के स्लॉट बुक कराने पड़ता है। मान लेते हैं मैंने मैगजीन में एडवर्टीजमेंट दिया था, लेकिन उस महीने का मैगजीन पब्लिश ही नहीं हुआ, तो आप इनकम थोड़ी मान सकते हो। जब सामने पब्लिक के सामने आएगा तब इनकम मानो ना आप। पैसे मिल गए आपको, तब तक एडवांस ही रहेगा वो, तब तक इनकम नहीं है आपका। जब तक वो एडवर्टीजमेंट का जो पर्पज से लिया था वो एडवर्टीजमेंट सामने पब्लिक के आता नहीं, तब तक आप बुक मान नहीं सकते, राइट। हाँ, प्रकाश को एडवर्टीजमेंट से फायदा नहीं हुआ तो शॉन बोलेगा मैं क्या करूं, एडवर्टीजमेंट की बात थी, एडवर्टीजमेंट हो गया, तुझे फायदा हुआ नहीं हुआ उससे मेरा कंसर्न नहीं है, मेरी इनकम हो गई है। समझ में आ रहा है पॉइंट? नेक्स्ट, इंश्योरेंस एजेंट्स कमीशन, जो मैं आपको बताया था बेटा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इसको इस एएस में नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस की कमीशन तो है ना बेटा, कमीशन, राइट। कमीशन कब मिलेगी उसको? और जब प्रीमियम पे हो जाएगा तब। तो कहने से जब कमेंस होगी पॉलिसी, या फिर हर रिन्यूअल डेट पे, रिन्यूअल डेट पे जब मान लेते हैं शॉन इंश्योरेंस एजेंट है, राइट, प्रकाश उसका क्लाइंट है, पहली बार उसने पॉलिसी लिया, कमेंस हुआ, जब कमेंस हो जाएगा शॉन के अकाउंट में कमीशन आ जाएगा, तो शॉन ने इनकम माननी चाहिए। अगले साल के भी मांग के रखेगा कि नहीं प्रकाश एकदम टाइम पे करेगा, अभी अभी मान लूं, तो आंसर इज नो। जब वो बार बार रिन्यू करेगा तब वो इनकम जनरेट करेगा। तो बहुत सिंपल सा केस है, ऑन इफेक्टिव कमेंसमेंट और रिन्यूअल। जब कमेंस हो जाएगा या रिन्यू होगा, जब सच में रिन्यू हो जाएगा तब। समझ में आ रहा है क्या? जस्ट बिकॉज प्रकाश का रिन्यूअल डेट आ गया शॉन कमीशन मान लेगा, ऐसा नहीं है। जब सच में वो रिन्यू करेगा तब करेगा, तब उसको कमीशन रहेगा। नेक्स्ट, एडमिशन फीस व्हेन द इवेंट टेक्स प्लेस, जब सच में कोई एडमिट होने आएगा। अपन ने एनबीओ में भी सीखा था बेटा, एडमिशन फीस को अपन इनकम मान सकते हैं, अपने इनकम एक्सपेंडिचर में आ सकता है। तो इनकम में कब आएगा? जब सामने वाला कोई एडमिट होने आएगा, मैं थोड़ी जबरदस्ती पकड़ के लाऊंगा उसको। समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई आता है मेंबर बनने आता है, तो जो एडमिशन फीस पे करेगा मैं उसको इनकम मान लूंगा ऑन द स्पॉट व्हेन द इवेंट टेक्स प्लेस। क्या हो गया? किसको एडमिट करना है अभी? ओके, साइलेंस। ट्यूशन फीस, हाँ मैं भी इस लाइन में कवर हो रहा। देखो यहाँ, टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द, मैं एग्जांपल दूं। अभी आप लोग आए मेरे पास, आप लोगों की बैच स्टार्ट हुई मान लेते हैं जनवरी, इट विल एंड अप टू मई, जैन फेब मार्च अप्रैल मई। आपने जो भी फीस दी होगी 5 महीने पोर्शन कर दो, राइट। 3 महीने अभी पढ़ाया मैंने, 2 महीने अगले साल में पढ़ाया, पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो 3 महीने की इनकम मैं अभी मानूंगा। जस्ट बिकॉज आपने जनवरी में फुल पेमेंट कर दिया तो मैं पूरी इनकम अभी नहीं मानूंगा ना। मैंने पढ़ाया 3 महीने इस साल, तो 3 महीने की इनकम इस साल, 2 महीने की। क्या होना चाहिए? कोई करता नहीं, मतलब एएस तो बोलेगा ना अपनी तरफ से सेफ रहो। आप वो 2 महीने को एडवांस मान के चलो ना। हाँ, तो ये अकाउंटिंग है ना, इसलिए तो ये इसमें ये बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं, एएस 22 बीच में आता है। एज पर अकाउंट्स, एज पर इनकम टैक्स अलग अलग होता है, इसलिए डीटीएल डीटीए बीच में आया था। समझ में आ रहा है? ओके, एंट्रेंस एंड मेंबरशिप, सिस्टमैटिक और रैशनल बेसिस, जो बेसिस रहेगा। जैसे मान लेते हैं एंट्रेंस फीस 50% कैपिटलाइज करते हैं अपन, मतलब 50% इनकम मान रहे हैं ना, राइट। तो ऑन रैशनल बेसिस जो रहेगा, इन शॉर्ट इट डिपेंड्स अपॉन एंटिटी टू एंटिटी, वो क्या मानता है बोलो। हाँ बेटा, लेकिन कभी ना कभी तो देते हैं ना वापस, टाइम बेसिस, टाइम डिफरेंस। हाँ बेटा सुनो ना, टाइम डिफरेंस था क्या यहाँ पे एक कंसेप्ट एएस 22 में। डेप्रिसिएशन वो अभी अगर एक 180 दिन के एक भी दिन ऊपर आ दो पूरे साल भर का देता है इनकम टैक्स, लेकिन मैं थोड़ी लूंगा, मैं तो 6 महीने के लूंगा, अकाउंट बोलता है। क्यों परमानेंट होगा बेटा? अगर मेरी एसेट की वैल्यू 1 लाख है तो डेप्रिसिएशन 1 लाख ही होगा कभी ना कभी। तो मैं भी 1 लाख बोलूंगा, आप भी 1 लाख बोलोगे, ऐसा मत करो। परमानेंट नहीं है, परमानेंट मतलब डिसअलाउड आइटम्स। परमानेंट मतलब क्या? डिसअलाउड आइटम्स मैं अलाउ करूंगा, पेनल्टी पे किया मैं अलाउ कर रहा हूं ना,
मैं पीएन रेवेन्यू लिखूंगा ना टू पेनल्टीज। इनकम टैक्स बोलता है भाई पेनल्टी हम नहीं लिखते हैं, हम अलाउ नहीं करेंगे, मतलब कभी ना कभी रिवर्स होगा कि इनकम टैक्स मानेगा कि इसको खर्चा नहीं, लेकिन अकाउंट को खर्चा मानता है ना, ये परमानेंट डिफरेंस डिसअलाउड आइटम्स। क्लियर है? अब मेरे को टैक्स बढ़ाने मत लगाओ। पॉइंट नंबर 7, फाइनेंशियल सर्विस कमीशन। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सर्विस कमीशन? बेटा ब्रोकरेज। फाइनेंशियल सर्विस मतलब ब्रोकरेज होता है। अगर शॉन एजेंट है, प्रकाश को लोन चाहिए, हाँ कंसल्टेंट फाइनेंशियल सर्विस वही होता है ना, फाइनेंशियल सर्विस। मेरे एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें एक बार। whenever we purchase we pay। हाँ। तो यहाँ पे सुनो बेटा, अगर प्रकाश को लोन चाहिए, वो शॉन के पास गया, भाई मेरा लोन करो। शॉन मल्टीटास्किंग है बेटा, हाँ शॉन मल्टीटास्किंग है। अब ध्यान दें, अब मैं बोलूँ क्या? हाँ, तो शॉन बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, ये बैंक से अपना टाई अप अपन करा दूंगा, उसका 3% मैं लूंगा, राइट? तो शॉन ने इनकम कम मानना चाहिए, जब एक्चुअल में उसको लोन प्रोवाइड हो जाएगा तब, राइट? लेकिन प्रकाश बोला मुझे चाहिए 50 लाख, लेकिन चाहिए 20 लाख, 20 लाख, 10 लाख, तो कमी 20 लाख, 20 लाख और 10 लाख प्रोपोर्शनेट चाहिए, पार्ट्स में चाहिए। तो शॉन भी इनकम 20 लाख, 20 लाख, 10 लाख पे लेगा। जब जब उसको लोन मिलेगा तब तब वो अपनी इनकम जनरेट करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? Commission charged on granting a loan should be recognized when the loan is sanctioned and accepted by the borrower। ठीक है? Next, commitment facility on loan management fees which relate to continuing obligation on services should be recognized over the period of loan। अब ये सेंटेंस का मतलब होता है वेंचर कैपिटल। एक बार फिर से मैं रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दें। Commitment facility on loan management fees which relates to continuing obligation or services should be recognized over the period of loan। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रकाश ने कहा मैं 1 साल में 50 लाख का लोन लूंगा, लेकिन 20 लाख, फिर 4-5 महीने के बाद 20 लाख, फिर वापस 4-5 महीने के बाद 10 लाख, राइट? तो इनकम भी हम ये पूरे पीरियड ऑफ लोन में जनरेट करेंगे। तो जब 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 उसको लोन सैंक्शन होगा, उसका कुछ परसेंट शॉन को मिलेगा कमीशन, तो शॉन उतना ही कमीशन मानेगा। हो सकता है ना प्रकाश बाद में बोले नहीं मेरे को आगे के लोन की जरूरत नहीं है, तो शॉन 50 लाख में इनकम नहीं मान सकता है ना। जितना हुआ है, जितना लोन सैंक्शन अभी इसने लिया है, उतना ही इनकम उसने मानना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया बेटा मैंने। इफ वी आर अ फाइनेंशियल एजेंट एंड हेल्प अ पार्टी फॉर सैंक्शनिंग अ लोन, वी विल गेट कमीशन ऑन इट, बट इफ द सैंक्शन इज इन पार्ट्स, वी विल आल्सो गेट कमीशन इन पार्ट्स वेंचर कैपिटल। तो कमीशन अपन पार्ट्स में लेंगे, तो जितना मिला है उतना ही अपन इनकम मानेंगे, बस इसका मतलब ये। समझ में आ रहा है? होता है ना, होता है ना, पार्ट्स में नहीं, लेकिन अगर बैंक लोन ही ऐसा, बैंक का वेंचर कैपिटल में क्या होता है, मैं आपको 10 करोड़ दूंगा, अभी 2 करोड़ दूंगा, आपका बिजनेस स्टार्ट तो पहले अच्छे से, आपको थोड़ी एक साथ 10 करोड़ लग रहा है, राइट? 2 करोड़ अभी देता हूँ, 2 करोड़, अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो मैं आगे पैसे लगाऊं, नहीं तो नहीं लगाना मुझे पैसे। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो वेंचर कैपिटल में ऐसे ही होता है, वी ऑलवेज मेक इन पार्ट्स। तो जिसने भी वेंचर कैपिटल करवा के दिया है मुझे, ये लोन करवा के दिया है बैंक, तो वो कमीशन लेगा। तो सामने वाला जो एजेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी, तो एजेंट को कमीशन भी धीरे धीरे मिलेगी, पूरी एक साथ थोड़ी मिलेगी। जस्ट बिकॉज उसने 1 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको 1 करोड़ पे अभी कमीशन मिलेगी। इट विल बी इन पार्ट्स, बिकॉज जब जैसे जैसे लोन डिस्पोज होगा वैसे वैसे कमीशन मिलेगी। क्लियर है पॉइंट? आगे, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन टाइम बेसिस, ये बात एकदम क्लियर है। इंटरेस्ट हमेशा टाइम पे मिलता है। अगर 6 महीने का ड्यू होता है तो 6 महीने के ब्याज में इनकम करूंगा, बराबर, चाहे मिला हो चाहे नहीं मिला हो। अगर मान लेते हैं बैंक ने मुझे बोला आप 1 साल में इंटरेस्ट दूंगा, 1 साल में एक ही बार दूंगा, लेकिन मेरा मार्च एंड हो गया 6 महीने, तो मैं 6 महीने का अक्रूवल बोल दूंगा ऑन टाइम बेसिस। तो ये बात एकदम क्लियर थी। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड प्रोपोर्शनेटली ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस इज द कीवर्ड ओवर हियर। रेवेन्यू फ्रॉम रॉयल्टीज ऑन अक्रूवल बेसिस एज पर द एग्रीमेंट। ऑन अक्रूवल बेसिस एज पर द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हुआ था मैं रॉयल्टी आपको 3 साल दूंगा, राइट? तो मैं 3 साल में बांट दूंगा उसको, जो भी रहेगा आपका इनकम। या उसने बोला था मैं आपको ऑन बुक्स दूंगा, हर बुक पे 10 रुपए, तो इस साल जितना सेल होगा उतना 10 रुपए आप दे देंगे। 3 साल तक जितने बुक सेल होंगे उसके 10-10 रुपए आपको मिलते जाएंगे। तो इस साल में अगर मेरे 1000 बुक्स हुए तो 10,000 की इनकम है, अगले साल मेरे 50,000 हुए तो 50,000 की इनकम, मतलब 5 लाख की इनकम, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो जब जब जैसे जैसे बेचेगा, इट शुड बी मेंशन ऑन द अक्रूवल बेसिस एज पर द एग्रीमेंट। नेक्स्ट, डिविडेंड व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। जब डिक्लेयर हुआ तब आप इनकम मान लोगे, चाहे आपको मिला हो चाहे नहीं मिला हो, डिविडेंड रिसीवेबल बोल के लिख लोगे, लेकिन इनकम अभी मान लोगे उसको। क्लियर है? अभी के अभी पीएनएल में चला जाएगा। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटीज। व्हाट इज अनसर्टेनिटीज? बेटा कभी कभार ऐसा होता है कि सामने से पैसा नहीं आता है, तो फिर उस केस में अपन नहीं मान सकते ना इनकम, राइट? देखो इसमें 2 केस है।
एक होता है मैं पहले सेल मान लेता हूँ, बाद में मालूम पड़ता है यार सामने वाला तो डूब गया, तो मैं प्रोविजन करता हूँ, रिवर्स नहीं, प्रोविजन आता हूँ, आरडीडी बोलते हैं ना अपन, प्रोविजन, राइट। लेकिन जिस दिन मैंने माल बेचा या फिर मैंने डिलीवरी दे दिया था, उसको बोला 2 दिन में बिल भेजता हूँ, 2 दिन में जब मैं सेल की एंट्री पास करा था तभी मुझे मालूम पड़ा भाई ये तो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया, मेरे गए पैसे, फिर इनकम मानूंगी क्यों? फिर मैं जब इनकम मानने के बाद मुझे वापस मालूम है बैड डेट्स की एंट्री करनी, तो मैं इनकम नहीं मानूंगा। तो यहाँ पे उसने क्लियर दिया है, उसने क्या बोला, व्हेन द रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज अनसर्टेनिटी है एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन, जब मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, जब मैं सेल की एंट्री पास कर रहा था, तभी मुझे मालूम पड़ गया सामने वाला देगा नहीं, तो फिर इसको पोस्टपोन कर दो ना, अभी मत करो, जब सामने वाले की पोजीशन रहेगी देने की तब करना। समझ में आ रहा है? एंड दूसरा है आफ्टर रिकॉग्निशन, मैं सेल मान चुका ऑलरेडी, 3 महीने बाद उसकी न्यूज आई कि भाई ये इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो सकता है, तो फिर प्रोविजन बना लेना वो टाइम, तो फिर वहां पे डोंट रिवर्स, जस्ट क्रिएट अ प्रोविजन फॉर द सेल। मतलब ऑन द स्पॉट जब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करे थे तभी आपको मालूम है नहीं आने वाली, राइट। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो, एक रिवर्स क्यों करो बेटा, सेल कभी रिवर्स होता है क्या? नहीं, प्रोविजन बनता है। आपने कभी डेटर को वापस रिवर्सल ऑफ सेल की एंट्री पास की कि नहीं? आपने प्रोविजन की एंट्री पास की, आपने कभी सेल को कम थोड़ी किया था, आपने डेट सेल ऑन अप्रूवल पे, अप्रूवल पे तो मैंने पहले ही मान लिया, सेल मत मानो, अप्रूवल पे पहले ही मान लिया मैंने, सेल मत मानो, प्रोविजन थोड़ी करते, उधर हम रिवर्स करते हैं। रिवर्सल ऑफ सेल क्यों था? क्योंकि मैंने अकाउंट यही बोलता है आपको, AS9 भी यही बोलता है, तुम सेल मान ही नहीं सकते हो, जब तक तुम्हारा टाइम खत्म नहीं होता तो उसको सेल मानना ही नहीं तुमने क्यों सेल माना? इसलिए रिवर्स करेंगे भाई, तुमने गलत ट्रीटमेंट ही गलत स्टार्ट किया था। समझ में आ रहा है? यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, यहाँ पर तुमने सेल हो गया 3-4 माह मैंने, अगर तुमको न्यूज मालूम पड़ती है तो तुम थोड़ी सेल की रिवर्सल एंट्री पास करो, नहीं सेल ही नहीं हुआ, सेल हुआ था, सेल सच में हुआ था, ये सिर्फ पैसे डूब रहे हैं आपके, तो वो प्रोविजन होगा। समझ में आ रहा है? जब अब दूसरी बात कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट केस है, इस बार शॉन को हटा देते, दिव्यांशु को बीच में लाते। अभी सुनो ना, पैसे डूबने वाले तो इसलिए उसको बीच में लाया। ओके, दिव्यांशु इज द सेलर एंड प्रकाश इज द बायर, ठीक है। टर्म्स इनके बीच में एकदम क्लियर थे, पहले से टर्म्स एकदम क्लियर थे। 3 महीने में पैसा नहीं आया तो 10% ब्याज मारूंगा। सुनो मेरी बात, 3 महीने पैसा नहीं आया तो 10% ब्याज मारूंगा। प्रकाश 3 महीने लेट हो गया, राइट, तो 10% फॉर 3 मंथ्स ब्याज लगा, तो ये 10% मिला के टोटल हो गया उसका 20,000 का ब्याज हो गया, राइट। 10 लाख का पेमेंट था और 20% ब्याज हो गया, एग्जाम्पल देना, 20,000 ब्याज हो गया। प्रकाश गया दिव्यांशु के पास, दिव्यांशु ने इनकम इसको मान लिया, वो क्या बोलेगा 20,000 मेरी इनकम हो गई क्योंकि ब्याज मिलने वाला है प्रकाश से, लेट हो गया ना वो, तो 20,000 दिव्यांशु ने मान लिया, लेकिन इट वॉज नॉट सर्टन, क्योंकि दिव्यांशु को मालूम है प्रकाश जो है मेरा दोस्त है, आएगा चाय भी पिएगा, 10 लाख रखेगा तो गाली भी देगा और बोलेगा छोड़ रहे 20,000 क्या, 20,000 को देख रहे हैं, मेरे से दोस्त से ब्याज देगा क्या? वॉज इट सर्टन कि वो देगा? नहीं, प्रकाश दिव्यांशु को मालूम था वो नहीं देने वाला। समझ में आ रहा है? तो उसने इनकम जनरेट करनी नहीं चाहिए, इट वॉज नॉट सर्टन, इनकम जनरेट हो रही है, वो लेट भी हो गया, उसको मालूम है दिव्यांशु को मालूम है प्रकाश लेट हो गया पेमेंट में, लेकिन साथ में उसको ये भी मालूम है मेरा दोस्त नहीं देगा मुझे, मालूम है मुझे, तो मैं क्यों जनरेट करूं, फिर इनकम क्यों मानूं? इट वाज नॉट सर्टन दैट यू विल गेट द मनी। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो अगर आप सर्टन नहीं हो तो आपने जनरेट करना ही नहीं चाहिए, उसको इंटरेस्ट मानना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये प्रकाश आया सपोज और प्रकाश का मन किया कि चले काम कर, लेट हो गया 5,000 रख ले, तब उसने जनरेट करनी चाहिए, क्योंकि इट वाज सर्टन एट दैट टाइम। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ये बात बहुत क्लियर है, जब मालूम है आपको कि पैसे मिलने वाले नहीं है तो इनकम जनरेट करके फायदा नहीं। समझ में आ रहा है? तो उसको रिकॉग्नाइज करके फायदा नहीं। इज द पॉइंट क्लियर? किस केस में? मैंने प्रोविजन बना दिया और इसने 20 के लिए 15 दिया, मुझे उसको 15 से नहीं, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब आप इनकम मान रहे थे वो आपको मालूम था ये लेट हो गया, जब आप इंटरेस्ट की एंट्री पास करने वाले थे कि प्रकाश अकाउंट डेबिट द डेटा टू इंटरेस्ट, आप ये एंट्री पास करने वाले थे ना, वो यू सर्टेन की प्रकाश पैसे देगा, मेरा जब सवाल आपसे इतना ही है, नहीं तो फिर क्यों एंट्री पास? जब अगर आप सर्टन नहीं हो एट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन, आप श्योर ही नहीं हो कि प्रकाश पैसे देगा, फिर इंटरेस्ट की एंट्री पास करके फायदा नहीं है ना। क्या? सुनो, ये आप सर्टन नहीं थे ना, प्रकाश 3 महीने बाद पैसे देने आया, प्रकाश ने बोला 10 लाख तो ले, एक काम कर, लेट हो गया ठीक है कोई बात नहीं, दोस्त है तो मेरा 5,000 एक्स्ट्रा रख, तो मना करोगे नहीं यार मैंने तो इंटरेस्ट की एंट्री पहले पास ही नहीं किया? नहीं, आप लोगे उससे पैसे और इंटरेस्ट उसी साल का मानोगे जिस साल उसने पैसे दिया सच। समझ में आया पॉइंट? जब आप एंट्री लिखते हो तो आपने एक सवाल अपने आप से करना चाहिए, एम आई सर्टन इनफ दैट आई विल गेट दिस मनी? अगर हाँ है तो एंट्री कर दो, अब इस साल की इनकम मान लो, राइट, ये इस साल की इनकम है, प्रकाश ने अभी दिया नहीं, 2 महीने बाद पैसे देगा लेकिन कंफर्म देगा, लेकिन मैं पैसे कमा चुका हूं, मैं इनकम मान लूं, राइट। लेकिन जब आप ये एंट्री पास कर रहे थे आपने अपने आप से इस सवाल किया क्या प्रकाश मुझे 20,000 देने वाला है? जवाब मिल रहा है नहीं, तो आप एंट्री मत करो, फिर इस साल की इनकम मानो ही मत। क्यों मान रहे हो इनकम? कौन सा?
मैं नेक्स्ट केस में आ रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट केस में कि आपने अभिषेक को बेचा, अभिषेक इतना अच्छा दोस्त नहीं है आपका, इसको आप पैसे कभी छोड़ोगे नहीं, इसको आप पैसे कभी छोड़ोगे नहीं, इसको उससे पूरे पैसे लोगे, ठीक है। ये लेट हो गया तो इसको 20,000 ब्याज मारा आपने, राइट। हर एक से ब्याज लेते हो, किसको छोड़ते नहीं आप, सबसे ब्याज लेते हो। आर यू सर्टेन एनफ दैट यू विल कलेक्ट द मनी? यस। तो आपने इंटरेस्ट की एंट्री कर ली, और बाद में 1 महीने बाद आपको एक ऐसे न्यूज आई कि यार अभिषेक जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना, पैसे नहीं है, पैसे शायद ही आएंगे, तो अब उसको आप क्या करोगे, रिवर्स नहीं करोगे, एक प्रोविजन लगाओगे, शायद ये पैसे डूब सकते हैं। समझ में आ रहा है? एट दैट टाइम आपने सबको एकदम टर्म्स, जब आप बेचते थे तभी आप एकदम टर्म क्लियर रखते, जब बिल बनाते थे ना, बिल पे आप लिख देते थे पेमेंट विद इन 3 months, इफ नॉट रिसीव 10% पर एनम इंटरेस्ट विल बी चार्ज। तो सामने वाला लेट देगा तो ब्याज मारोगे, आप एंट्री भी करोगे, बट एंट्री आपको करने का अलाउड तब है इफ यू आर सर्टन दैट सामने वाला पे करता है। प्रकाश के केस में आप सर्टन नहीं थे क्योंकि वो दोस्त था, तो उसकी एंट्री मत करो। समझ में आ रहा है? जब सर्टन था, मालूम है ना, अभी लेट हो गया तो पेमेंट छोड़ोगे थोड़ी आप, हो सकता है ऊपर का 50 छोड़ दोगे, बट यू आर सर्टन कि सामने वाला देगा। टर्म्स एंड कंडीशन एकदम क्लियर थे, रोज रोज की बिजनेस एक्टिविटी है, सामने वाला लेट होता है, जल्दी भी देता है तो उसको डिस्काउंट भी देते हो ना, लेट होगा तो ब्याज भी मारोगे उसके ऊपर, ये रोज का बिजनेस है। यू आर सर्टन एनफ दैट वो देगा। लेकिन अगर आप सर्टन नहीं हो, हमेशा आपको मालूम है, आप हमेशा ब्याज मारते हो, जब भी पेमेंट लेने जाते हो सप्लाई कस्टमर के पास, कस्टमर बोलता है छोड़ो ना इस बार ब्याज छोड़ दो, हमेशा पास रिकॉर्ड यही है तुम्हारा। जब भी आप ब्याज मारते हो, पैसे लेने जाते हो, भाई देखो 1 लाख का पेमेंट है, 5,000 ब्याज लग गया, 1,05,000 दो, वो 1 लाख देता है, ब्याज अगली बार पक्का देंगे, छोड़ देंगे। मतलब आप क्या बोलते हो, ठीक है इस बार, लेकिन अगली बार पक्का देना, अगली बार फिर से वही करता है, फिर वापस बोलते हैं अगली बार दूंगा। मतलब ब्याज आता है क्या कभी आपको? फिर क्यों एंट्री करते हो आप रोज रोज? मत करो ना एंट्री। समझ में आ रहा है? इफ यू आर नॉट सर्टन, पास रिकॉर्ड से आपको मालूम है पैसे आते ही नहीं, आप ब्याज सिर्फ नाम के लिए मारते हो, वापस प्रोविजन बोल के या छोड़ देना पड़ता है वो ब्याज, तो क्यों मानते हो फिर? यू आर नॉट सर्टन इनफ, व्हाई आर यू मेकिंग द एंट्री देन? रिकॉग्नाइज मत करो। समझ में आ रहा है? मत लिखो वहां पे मिलने वाला है, मिला ही नहीं है, क्योंकि कोई मिलता भी नहीं है आपको। समझ में आ रहा है पॉइंट? नेक्स्ट बस एक लास्ट 2 पेजेस है ये, उसके बाद अपने को सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है? सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन है, वो यही बताएगा कंसाइनमेंट सेल किया क्या करूं, कब सेल मानो, सेल ऑन अप्रूवल क्या करूं, वो ऐसे ही बोलेगा। उसमें 2-3 स्पेशल अच्छे केसेस हैं जो अपने डिस्कस करें, लेकिन बाकी केसेस ये है, उसमें 3 से 4 पॉइंट्स है जो रटना पड़ेंगे आपको एज इट इज। आप देखोगे मैंने पर्पसली वो डिलीट नहीं किया, मैंने पर्पसली वो लिख के रखा है। पर्पस लिखने का एक ही रीजन है कि हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट अगर 18-20 क्वेश्चन है ना, उसमें से 7-8 क्वेश्चन में सेम लाइंस लिखी हुई है, 2 पॉइंट्स कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, तो वो लर्न करना पड़ेगा। अगर ये एस में पूरे मार्क्स चाहिए तो 2 से 3 पॉइंट्स रटने पड़ेंगे, तो रटने पड़ेगा। ये वाला नहीं, नीचे जो आंसर है ना, वो एक आंसर में कॉमन पॉइंट्स है, ये थोड़ा अपनी सेंटेंस अपनी लैंग्वेज लिखोगे चलेगा। जैसे इंटरेस्ट के बारे में बोलो तो आप बोलोगे इंटरेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज इनकम ऑन टाइम बेसिस, सेंटेंस लिखोगे। लेकिन उसके पहले एक सेंटेंसेस हैं, तो वो 2-3 सेंटेंस आपको रटने पड़ेंगे। वो क्या है मैंने नीचे लिख के रखे, ठीक है? प्लीज ध्यान दीजिए। रिसीव 10 लाख एज सब्सक्रिप्शन, ऊपर देखा था सब्सक्रिप्शन पे अपने क्या माना था? इफ द वैल्यू इज फिक्स्ड एसएनएम बेसिस, इफ द वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड प्रोपोर्शनल बेसिस। खत्म, ये लिखना है आपको। एज इट इज ऐसे भी लिख के आना तो भी चलेगा, पर इसके पहले कुछ और लिखना पड़ता है, वो नीचे दिया है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन है, खत्म, आंसर भी यही है। नहीं, मैं नीचे आंसर आपको मालूम भी पड़ जाएगा, कैसे लिखना मालूम भी पड़ जाएगा। लेकिन एक कंसेप्ट समझ में आया क्या करना है। अगर वो सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछते हैं, A Limited received a subscription of rupees 10 lakh, how should he treat the income as per AS9? तो आप क्या मानोगे? If the amount is equal, it should be on straight line basis. If the amount is unequal, it should be on proportionate basis. Clear? Next. अब बताइए, X Limited makes sale and gives warranty of 5 years. They treat 100% revenue in the year of sale and treat the repair cost on cash basis. क्या वो सही कर रहा है? अच्छे से पढ़ो और सेंटेंस समझाओ मुझे थोड़ा। वारंटी, द वर्ड इज वारंटी। ऑन द स्पॉट या जब खर्चा करेगा तब, तो जब वो करेगा तो जितना भी है, अब पास्ट रिकॉर्ड से उसको ये तो मालूम रहेगा भाई 10% रिटर्न आता है, उसको वारंटी करना पड़ता है, 10% प्रोविजन बना लो अभी से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वही यहाँ लिखा है रेवेन्यू जनरेशन 100% इज करेक्ट, उसने इनकम माना पूरा 100% करेक्ट है, बट साइमल्टेनियसली दे शुड आल्सो मेक अ प्रोविजन फॉर द सेम फॉर द अनएक्सपेक्टेड। जितना भी है 1 साल की वारंटी दिया मैंने, तो 1 साल का मुझे प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। गारंटी में, हाँ गारंटी में भी सेम है। या गारंटी में क्या था, इधर डिले द सेल्स, इनकम रिकॉग्नाइज मत करो, या फिर रिकॉग्नाइज कर लो और सेम प्रोविजन बना के रखो। समझ में आ रहा है? ओके। कस्टमर में रिटर्न द परचेस मतलब सेल ऑन अप्रूवल,
द वर्ड इज रिटर्न द परचेस। रिटर्न द परचेस मतलब जो उसने खरीदा वापस देगा, मतलब सेल ऑन अप्रूवल। क्या करना चाहिए मैंने? जब तक बायर अप्रूव नहीं करेगा। Yes, और बस वही लिखा है। Should be details revenue when the customer accept the goods or the time period expires। खत्म। टाइम पीरियड को मैं रिटर्न पीरियड भी बोल सकता हूँ। नेक्स्ट, पढ़ो और बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो पहले क्या करो? इनकम इनकम 75% मानो और बाद में 25 के करो या अभी पढ़ो क्या बोलता है। We started a business which is seasonal. To enter into market, we gave an option to retailers that they can return the goods within 1 month after the end. Also, 25% return is expected. बेटा क्या आप एक्सपेक्ट करो 25 रिटर्न आएगा? क्यों मान रहे हो इनकम पे? When you are expecting कि रिटर्न आने वाले ही है, तो इनकम मत मानो ना, 75% इनकम मानो। टाइम पीरियड के बाद, राइट? अब इनकम 75% मानो और जब कोई पीरियड एक्सपायर हो जाएगा उसके 25 की इनकम मानो, राइट? सॉल्यूशन देखो क्या लिखा है। Treat 75% as income immediately and balance after the end of the period. क्यों? Although provision is also possible. Provision possible था, but best suited क्या है? 75% income since we are expecting 25% returns. आप खुद ही एक्सपेक्ट करो 25 के माल रिटर्न आने वाला है। जब मालूम है आपको 25 रिटर्न आएगा, क्यों इनकम पकड़ रहे हो? When you know the material will return, मटेरियल वापस ही आएगा, 25 के माल रिटर्न आना ही आना है, राइट? आपने एक्चुअली क्या दिया, ऑफर क्या दिया? मान लेते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है? आप डिस्ट्रीब्यूटर हो और डिस्ट्रीब्यूटर हो आप, बिजनेस है आपका क्रैकर्स, दिवाली सीजन, राइट? तो दिवाली में आपने क्या किया? बहुत सारे दुकानदारों को माल दे दिया, राइट? आपने क्या बोला? आपने बोला कि ये सीजन है आपका, दिवाली सीजन, जब तक दिवाली है तब तक आपके पटाखे फेंकेंगे, नहीं भी तो 1 महीने बाद भी रिटर्न ले लूंगा मैं, राइट? मालूम है ना 25 के माल रिटर्न आएगा, तो क्यों पूरी इनकम माने फिर आपने? बेस्ट सूट रहेगा, प्रोविजन मत बनाओ यहाँ पे। ऑल्दो प्रोविजन मैंने लिखा है, ऑल्दो प्रोविजन इज आल्सो पॉसिबल, बट यहाँ पे बेस्ट सूटेड क्या रहेगा कि 75% इनकम मानो, क्योंकि आपको मालूम है ना 25 के माल रिटर्न आएगा। मेडिकल के पैसे लिख सकते हो आप, आपको माल एक्सपायर्ड के बाद वापस रिटर्न लेते हैं ना, आपको मालूम है ना 20% रिटर्न आ जाता है, तो फिर 80% इनकम माना करो। समझ में आ रहा है? ऑल्दो अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि रिटर्न नहीं आता, if you're not expecting, मतलब आपने ऑल्दो प्रोविजन देके रखा है लेकिन आप बहुत मिनिमल अमाउंट रिटर्न आता है, बहुत 1-2 दुकानदार रिटर्न देता है, तो फिर उसकी प्रोविजन बना करो। रिवर्सल प्रोविजन एक्सपायर हो गया ना, मैंने हाँ बराबर, हाँ वापस आ गया रिटर्न, तो मैंने 25 की रिटर्न इनकम माने नहीं था, मतलब सेल माने नहीं था, तो रिटर्न कैंसिल नहीं करता। हाँ तो वही बोला ना, एंड वो भी तो ये बोला ना, एंड द बैलेंस आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड बोल रहा है ना वो, इनकम मानो, हाँ वापस से सेल की एंट्री करो 1 महीने बाद लेके, अभी मत मानो, ठीक है? ओके, वी गेव अ रिपेयर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹2 लाख टू ए लिमिटेड एंड द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 3 years। ए लिमिटेड को मैंने क्या बोला? रिपेयर्स कॉन्ट्रैक्ट दिया 2 लाख का। ए लिमिटेड एक्सपेक्ट दैट इज एक्सपेंस ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी 20,000, 40,000, 40,000। क्या हुआ यहाँ पे? मान लेता है मेरी बिल्डिंग है, मेरी पूरी बिल्डिंग है, राइट? प्रकाश इज अ कॉन्ट्रैक्टर, मैंने उसको रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने उसको बोला 2 लाख रुपए दूंगा, 3 साल तक मेरी बिल्डिंग में कोई भी रिपेयर का काम आया तो तुझे भर के देना है, रिपेयर का काम तुझे देखना है। तो प्रकाश ने एक्सपेक्ट किया कि 2 लाख तो मुझे मिलेंगे, उसको भी तो खर्चा करना पड़ेगा ना। रिपेयर कॉस्ट मतलब क्या? अगर को चेंज करना पड़ता तो उसको चेंज भी करना पड़ेगा मटेरियल, बराबर है क्या? राइट? तो उसको प्रकाश ने सोचा कि जब अंदाजा लगाया, क्योंकि बिल्डिंग नया था तो पहले साल रिपेयर का खर्चा कम ही रहेगा, 20,000 ही लगेगा, दूसरे साल खर्चा 40 लगेगा और तीसरे साल 40, और मैं उसको टोटल 2 लाख रुपए देने वाला। तो प्रकाश ने इनकम कैसे माननी चाहिए? 2 लाख मिला उसको, क्या उसने पहले साल में इनकम मान लेनी चाहिए? फिर खत्म, सिंपल, 20-40 मतलब 2:4 में इनकम आनी चाहिए। पहले साल के पीएल में उसका इतने जाना चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है कि बहुत नॉर्मल से लॉजिक है। जब मुझे पूरे 2 लाख मिले हैं, पूरे 2 लाख 1 साल के लिए थोड़ी मिले, 3 साल के लिए मिले ना, तो इनकम भी 3 साल में बढ़नी चाहिए। तो जैसे तुम्हारा खर्चा हो रहा है वैसे तुम्हारी इनकम जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? यस। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, A Limited should recognize revenue of 2 lakh in the ratio of cost to be incurred, which is 2:4:4। समझ आ रहा है? नेक्स्ट,
90% का इनकम नहीं, नहीं 90% ही 90% लिखेंगे हम लोग क्यों? प्रोविजन में जो पे करना है एट 10% आफ्टर 1 ईयर हाँ तो देगा या नहीं देगा? 90% लिखेंगे ना सर। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ। 100% करेंगे हाँ, और 10% का 10% का प्रोविजन बना के रखे कि शायद पैसा रुक सकता है अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो। अगर ऐसे बोलते कि 10% का देते देते नहीं, डिस्काउंट नहीं है। देखो वो क्या बोल रहा है, वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, whenever we sell a machinery, हम जब मशीनरी बेचते हैं the party pays 90% immediately and 10% 1 year if the machinery works satisfactory। मशीन चलेगी बराबर तो आपको 10% देगा। ऐसा हो सकता है ना, मशीनरी चलेगी बराबर पे, बराबर ना? देखो यहाँ बोल treat 100% income and create 10% provision, we may or may not get the balance, doubtful है। ऐसा भी तो हो सकता है मिलेगा यार पैसा, मशीनरी हर मशीन थोड़ी खराब चलेगी, समझ में आ रहा है? तो ऐसा 10% टाइम्स हो सकता है कि वो पैसा ना दे, समझ में आ रहा है? सो वी विल क्रिएट अ प्रोविजन फॉर द 10%। नेक्स्ट, हाँ ये चैलेंजिंग है आपके लिए, देखो क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है। का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। हाँ, पर वो डिलीवर की स्पेशल कंडीशन है तो उसका वो इंश्योरेंस निकाला लेकिन मैंने 100% मैं डाउटफुल था इसलिए मैंने इंश्योरेंस निकाल लिया। तो क्या इंश्योरेंस से मेरे पैसे कवर हो जाएंगे? हाँ मैं बराबर क्या है नहीं क्या, मेरे को बताओ फिर। सर रेवेन्यू तो 100 शेयर का ही है। ठीक है, सर डैमेज के वैक्सीन रेट ऊपर है सर। दिया ना यहाँ पे 10% का डैमेज। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। अच्छा 10% लॉस तो कुछ नहीं है। तो वही बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस निकाला हुआ है। सर पर इंश्योरेंस के लिए हम पीएनए सर पूरा सब प्रोविजन बनाना पड़ेगा फिर इंश्योरेंस बेटा एक चीज यहाँ पे आप जो हाँ बोलो, वो पूरा आएगा। नहीं पूरा नहीं आएगा, प्रोविजन बनाएंगे क्योंकि हमको क्या हम किस चीज का देखो मैं पहले केस समझाता हूँ आपको। यहाँ पे केस देखो, 90% आएगा। सुनो इंश्योरेंस का अमाउंट मेरा डेबिट में आएगा। मुंबई टू गोवा अपने को बाय वाटर, मुंबई टू गोवा मुझे मटेरियल भेजना है, राइट, थ्रू सी। वो इतना बड़ा कंटेनर है कि वो बाय रोड नहीं जा सकता, ठीक है, मुझे शिप से भेजना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बैठा है शॉन और यहाँ बैठा है प्रकाश ने बोला भाई देख मेरे पास मटेरियल बराबर आएगा तो ही मैं 100 करोड़ का मटेरियल उतारूंगा, तो ही पैसे दूंगा, राइट। अब शॉन को लगा डर, शॉन ने क्या किया, इसका इंश्योरेंस करा दिया, राइट। अब यहाँ पे 10% मटेरियल खराब भी हो गया, 10% डिस्ट्रॉय हुआ, राइट, 10% डिस्ट्रॉय हुआ, इंश्योरेंस मिला, प्रकाश को डिलीवरी मिलेगी, जितना मटेरियल मिलेगा प्रकाश को उसका पैसा मिलेगा उसको, और जो 10% खराब हो गया वो कंपनी इंश्योरेंस देगी। तो फिर शॉन ने 100 करोड़ इनकम पकड़ा है, सही किया है गलत किया मुझे वो बताओ, सही किया। हाँ अब आगे बेटा अलग, मैं आगे अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा इसकी गारंटी है क्या? क्या क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता? सर मैं वही बोल रहा था ना, वही इंश्योरेंस का क्या बोल उसने इंश्योरेंस कराया, डूब भी गया तो शॉन ने बोला भाई मैं तो सेफ हूँ, मेरे को तो इंश्योरेंस मिलने वाला है, मेरे को तो 100 करोड़ पूरे मिलेंगे, चाहे कोई भी दे, मुझे 100 मिलेंगे, मैं 100 करोड़ का इनकम मान के चल रहा हूँ। लेकिन शॉन ने एक बात ये नहीं सोचा भाई रिजेक्ट भी तो हो सकता है ना क्लेम, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रीड द सॉल्यूशन, द कंपनी कैन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओनली इफ इट इज रिलायबली मेजर्ड and there is no uncertainty, there are chances that the insurance company may reject the claim and therefore the revenue should be generated at 90% या फिर 10% and 100% and 10% provision। समझ में आ रहा है पॉइंट ये? तो यहाँ पे हम जस्ट बिकॉज हमने इंश्योरेंस करवा लिया था इसका मतलब ये नहीं कि मैं एकदम सेव हो गया, कभी कभार इंश्योरेंस कम भी पैसे देता है, कभी कभार रिजेक्ट भी करता है क्लेम, राइट। तो मुझे उतना प्रोविजन पकड़ के चलना पड़ेगा, इज द पॉइंट क्लियर? पर वो एक कंडीशन थी ना कि अगर बायर कोई कंडीशन डालता है तो सीधा रेवेन्यू नहीं करता, डिले करता है वो बेटा, एक कंडीशन हुई थी। चलिए, इंटर डिविजनल सेल्स ब्रांच ट्रांसफर्स ट्रीटेड एज सेल्स, बेटा आपने दूसरे ब्रांच को ट्रांसफर किया उसको आपने सेल मान लिया, सही किया क्या? गलत है, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू।
थर्ड पार्टी मतलब एज कंसाइनमेंट, तो वहां पे लिखा है इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। सिंपल है, यस ओके। ये मेरी शीट खत्म हो गई। अब ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, अच्छा ये दूसरी शीट प्रिंट होगी बेटा, मैंने यहाँ पे रेड में लिख के दिया है एक्चुअल में, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सेंटेंस। ये जो दिख रहा है कि इतना पैराग्राफ ब्लू में, इतना रटना है आप, इतना रटना है आप। 3 पॉइंट्स है यार। देखो चीज वही लिखा है, सुनो सुनो, ये मैंने दूसरे एएस में अब तक रटने कहाँ बोला है आपको? नहीं, मैं पूरे प्रैक्टिकल पॉइंट्स है वहां पर, अपने हिसाब से लिखो। सिर्फ मेंशन, हाँ अभी के थ्योरी वाले पॉइंट्स रटने पड़ेंगे, कुछ कुछ थ्योरी। कल जो आपने 4 क्वेश्चन क्लास में जो बोले थे हाँ वो एकदम A to Z रिपीट नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट्स की बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो आंसर है ना ये आपको 5-6 क्वेश्चन में लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ ये वाला रटो। क्या बोल रहे हैं देखो, सेंटेंस बहुत सिंपल से है और ये आपके लॉ वाले सेंटेंस है बेटा। वो था ना सेल ऑफ गुड्स एट सोगा, ये उसके सेंटेंस है, आप रीड करोगे आपको कनेक्ट कर पाओगे। देखो क्या बोला, एज पर पैरा 11 ऑफ AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, revenue from sales should be recognized only when requirements as to performance are satisfied, provided that at the time of performance it is not unreasonable to expect the ultimate collection, provided that कि ये पैसा डूबेगा नहीं, collection होगा। These requirements can be given as follows। क्या है, the seller of the goods, जो seller है शॉन प्रकाश को बेच रहा है, तो मैं शॉन की बात कर रहा हूं, the seller of the goods has transferred to the buyer the property in the goods for a price, or all significant risk and rewards of ownership have been transferred to the buyer, सब वो ट्रांसफर कर चुका है, and the seller retains no effective control of the goods, seller के पास अब कोई राइट्स नहीं है, सब वो ट्रांसफर हो गए, राइट, of the goods transferred to a degree usually associated with ownership, जो ओनरशिप के साथ राइट्स रहते हैं वो सब उसको ट्रांसफर हो गए, वो ये सेंटेंस ये बताना चाहता है, राइट। एंड नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, मतलब प्रकाश कभी पैसे डुबाएगा नहीं, ऐसा नहीं है, प्रकाश भी पैसे देगा, ये वही है। शॉन ने पूरे अब जो भी प्रॉपर्टी के उसको पूरा राइट उसको ट्रांसफर कर दिया, अपने पास कोई राइट रखा नहीं है, एंड इट इज वेरी सर्टन दैट प्रकाश विल पे, प्रकाश विल पे, देयर इज नो अनसर्टेनिटी दैट प्रकाश पैसे डुबाएगा, राइट, तो उसने रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। नो इनसिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। समझ में आ रहा है? तो ये एस आपको क्या बोल रहा है, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए आपने, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए आपने, जब सारे राइट्स, जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के सारे राइट्स ट्रांसफर हो चुके हैं, ओनरशिप राइट्स, सेलर ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, एंड देयर इज नो अनसर्टेनिटी दैट द कलेक्शन विल बी फेल्ड, या कलेक्शन नहीं आएगा, ऐसा कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। समझ में आ रहा है पॉइंट? नाउ दिस इज द सेंटेंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेम जो ये देखा ना मैंने 3 चीजें, हाँ सेम, बाकी चीजों में इतना नहीं है, बाकी चीजों में आप नॉर्मल लिख सकते हो, हर एक में नहीं है। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जब जब सेल का पॉइंट आएगा तब नीचे ही आपको लिखना है, ऐसे मैं नीचे लिख के भी रहेगा 5, 6, 7 क्वेश्चन में ये सेम सेंटेंस है। आगे कुछ केस स्टडी है बेटा, चेक करो क्या बोला, मैं रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। The board of directors decided on 31st March 19 to increase the sale price of certain items. Retrospective, what do you mean by retrospective? Retrospective from the beginning. Perspective मतलब prospective मतलब अभी से, retrospective मतलब पहले से। From 1st January 19, मतलब मान लेते हैं मेरी एक कंपनी है, आप लोग मेरे कस्टमर्स हो, मैं आपको मटेरियल सप्लाई करता हूँ, राइट। जब मैं सप्लाई करूंगा तो फरवरी में मैंने आपको बोल दिया था जो भी मटेरियल दिया है मैंने अप्रैल से लेके उसके प्राइस में बढ़ा के लेने वाला, उसके प्राइस में अभी से बढ़ा के लेने वाला हूं, तो जब आप पेमेंट दोगे तो बड़ी भी प्राइस से देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आगे, with effect from 1st January, the company has to receive 15 lakhs from its customers in respect of sales made from 1st Jan to 31st March। और ये 3 महीने का इनकम ज्यादा जो इंक्रीज किया मैंने, उसके हिसाब से 15 लाख मुझे आप सब लोगों से मिलने बाकी हैं, तो ये 15 लाख में इनकम मान सकता हूँ, नहीं मान सकता, बस वही क्लियर है ना। जब मैंने आपको नोटिस दे दिया है, मैंने आपको क्लियर बोल दिया भाई मैं अभी रेट बढ़ा के ले रहा हूँ, राइट, तो टोटल आप लोगों से अभी 15 लाख रुपए ज्यादा आने, किसी 50,000, किसी 60,000, सबसे पैसे आने बाकी, नॉर्मल सेल है ना ये, राइट, आने बाकी है, आने बाकी रिसीवेबल है, चलता है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हाँ मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ऐसा नहीं कि हाँ मैंने आपको वार्निंग दे दिया था, प्राइस बढ़ रहा है, 1 तारीख से प्राइस बढ़ के आएगा, आप ये बात मान के चलो, तो ऑब्वियसली मैं तो इनकम मान के चलूंगा ना, तो ओवरऑल डिफरेंस आ रहा है 15 लाख रुपए का, मैं लूंगा 15 लाख रुपए, छोड़ूंगा थोड़ी। मतलब मिलना बाकी है, क्यों मिलना बेटा आप पहले से नहीं, अभी इसी साल का इनकम मान लूंगा ना मैं, जो पहले के जो सेल हुए थे उसको बढ़ा के। मैंने आपको, अब ये दिसंबर चालू था, आई गेव यू नोटिस, भाई देखो जनवरी से प्राइस बढ़ने वाला है,
आप लोगों ने माना नहीं था। मैंने बोला था जनवरी से मैं आपको प्राइस बढ़ा के दूंगा, नए नए प्राइस से मटेरियल आएगा। तो अगर पुराने हिसाब से जाते तो 50 लाख होता बिल 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, राइट। अगर नए रेट के हिसाब से जाएंगे, नए रेट के हिसाब से तो 65 लाख रुपीज सेल आ रहा है। तो मैं आपसे कितना पैसा लूं, 50 लाख या 65? 65। हाँ, वो मैंने पहले ही बोल दिया ना, सप्लायर्स को, मैंने कस्टमर्स को पहले ही बोल दिया मैंने कि भाई मैं रेट बढ़ा के लेने वाला हूँ 1 तारीख से। समझ में आ रहा है? और इसके बाद भी सुनो, यहाँ पे मैंने अगर आपको 1 फरवरी को भी बोला होगा भाई 1 जनवरी से जितना भी मैंने सेल किया ना सब पे प्राइस बढ़ा के देना, तो भी आपको देना पड़ेगा। नहीं तो चुपचाप मेरे गुड्स रिटर्न दे दो। अगर मैं 1 फरवरी को आपको बोलता हूँ भाई देखो मैंने 1 जनवरी से जो भी सेल किया था मेरे को सबसे प्राइस बढ़ा के चाहिए, रेट बढ़ गए, अगर नहीं पसंद है तो मटेरियल भेज दो, नहीं तो प्राइस बढ़ा के देना। किसने वापस भेजा नहीं, मतलब सीधी बात है, सबने मान लिया। तो मैं 15 लाख का जो एक्स्ट्रा 15 लाख रुपए इस साल का इनकम मानू ना, हाँ इस साल का इनकम मानूंगा ना मैं। समझ में आ रहा है पॉइंट ये? तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइस रिवीजन। अब बेटा ये वाला पॉइंट अपने ऊपर कवर नहीं हुआ है, प्राइस रिवीजन का, ये ऊपर के नोट्स में कवर नहीं हुआ है। एक 2 या 3 पॉइंट है जो मैंने ऊपर नोट्स में कवर नहीं किया, उसमें से एक ही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड क्वेश्चन, प्राइस रिवीजन वाज इफेक्टेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज 2018-19. As a result, the company stands to receive 15 lakhs from its customers in respect of sales made from 1st Jan to 31st March. If the company is able to assess the ultimate collection with reasonable certainty, then additional revenue arising out of the said price revision may be recognized in 2018-19 itself. वो क्लियरली बोल रहा है कि 15 लाख रुपए अपने रेवेन्यू माननी चाहिए, राइट। अगेन ये पूरा सेंटेंस एज लिखने की जरूरत नहीं है, प्राइस रिवीजन है, राइट। इट इज अलाउड एज पर AS 9 एंड देयरफॉर द कंपनी हैज द राइट टू रिकॉग्नाइज 15 लाख रुपीस। समझ में आ रहा है पॉइंट ये? नेक्स्ट जरूरत नहीं, मेंशन नहीं कर। वो जब एएस लिखते हैं ना बेटा तो एएस में बहुत सारे पैराग्राफ्स रहते हैं, तो पैरा 10, पैरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे होता है। इसमें पैरा 46 अपना आया था, पैरा 46 ए फॉरेन एक्सचेंज, याद आ रहा है क्या? नहीं, लेकिन पैरा 46 से मेंशन बोला था मैंने स्पेशली। ऑल्सो एन ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर पैरा 46 से इज ऑल्सो एप्लीकेबल। मैंने बताया था व्हेन देयर इज अ लोन, the loan is for long term, and why is the loan taken? Is if it is a fixed asset तो adjust in the cost, और अगर नहीं तो आप FCID DDR FCI हाँ, foreign currency monetary item translation difference account, FCMI DDA, ठीक है, रिजर्व। समझ में आ रहा है? हाँ, इतना पॉइंट क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A Limited entered into a contract with B Limited to dispatch goods valuing rupees 25,000 every month for 4 months upon receipt of entire payment. B Limited accordingly made the payment of 1 lakh rupees. B Limited ने 1 लाख रुपीस दिया। आपको क्या बोला उसने? 25-25 हजार के 4-4 महीने में आप देना, और 1 लाख रुपए उसने पहले भेज दिया आपको। आगे A Limited started dispatching the goods in 3rd month due to natural calamity. B requested A not to dispatch goods until further notice, though A Limited is holding the remaining goods worth rupees 50,000. राइट, वो क्या बोल रहा है? 2 महीने डिलीवरी किया मैंने, सामने वाले ने 1 लाख रुपए दे भी दिया मुझे। सिचुएशन समझ में आई क्या? कि 1 लाख आपने मुझे दिया और आपने बोला 25-25 हजार करके 4 महीने में देना। 2 महीने बाद कुछ हुआ, देयर वाज अ नेचुरल कैलेमिटी, सामने से रिप्लाई आया कि अभी गुड्स मत भेजो, ऑल्दो मैं आपको भेजने को रेडी था लेकिन आपने मना कर दिया, राइट। आगे क्या हो रहा है? Though the remaining goods worth rupees 50,000 ready for dispatch, A Limited accounted 50,000 as sales and transferred the balance to advance received against sales. क्या उसने सही किया? नहीं, उसने रिकॉर्ड इमीडिएटली करना था। इट वाज डिलेड एज पर बायर्स रिक्वेस्ट। मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो रेडी था ना डिले देने के लिए, आपके लेट बोले तो मैं थोड़ी मेरे इनकम पेंडिंग करूंगा, तो इसका ट्रीटमेंट गलत है। ये पहला पॉइंट था, मैंने पॉइंट मार्क कराया था। इफ द डिले इज एज पर बायर्स रिक्वेस्ट देन I will record the income immediately. मैं उसको पेंडिंग नहीं रखूंगा, मैं एडवांस नहीं बोलूंगा उसको। समझ में आ रहा है क्या? ये आपकी गलती है ना, मेरी गलती थोड़ी। आपने डिलीवरी नहीं ली, मैं तो रेडी था ना आपको डिलीवरी देने के लिए। आई वॉज रेडी टू ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड टू यू। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अब ये दिख रहा है क्या आपको? सेल हुआ ना यहाँ पे, ये वही पैराग्राफ ऊपर वापस लेगा मैंने, पूरा एज इट इज कॉपी किया। आगे क्या एनालिसिस? इन द गिवन केस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड रिजल्ट्स in or in coincides with the transfer of significant risk and rewards of ownership of the buyer. Also, the sale price has been recovered by the seller. Hence, the sale is complete, but delivery has been postponed at the buyer's request. ये sentence लिखना जरूरी है। The delivery has been postponed at the buyer's request, and therefore we should recognize the sale immediately. Clear है क्या? आगे
A Limited should recognize the entire sale of 1 lakh and not no part of the same should be treated as advance receipt. समझ में आ रहा है? ये अपने सेंटेंस में लिखना है. The only thing is ये जो ऊपर ब्रैकेट था ना सेल के ऊपर, ये लिखना होगा. समझ में आ रहा है पॉइंट? नेक्स्ट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी पढ़ा था अपन ने ऊपर. इंटरेस्ट मैंने बोला था ऑन टाइम बेसिस, प्रोपोर्शनली ऑन टाइम बेसिस, और रॉयल्टी एज पर द एग्रीमेंट. आप अक्रूवल बेसिस पे ट्रीट करो एज पर द एग्रीमेंट. तो वहां पे लिखो, यहाँ पे क्या लिखा होगा? इंटरेस्ट ऑन टाइम प्रोपोर्शन बेसिस. द इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज दिस, ये वर्ड आना चाहिए, राइट? ऑन प्रोपोर्शन टाइम बेसिस टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड द रेट एप्लीकेबल, देयरफॉर एक्स लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट रेवेन्यू ऑफ 10 लाख. उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए 10 लाख रुपए. अगर इसी साल का मिला होगा, अगर हो सकता है उसने बोला कि भाई 10 लाख 2 साल का है, तो आप 2 साल के टाइम पीरियड में बांट दोगे उसको, 1.5 साल का 1.5 साल में बांट दोगे, राइट? एंड रॉयल्टीज ऑन अक्रूवल बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रिलेवेंट एग्रीमेंट. ऊपर मैंने ये लिखा था ऑन अक्रूवल बेसिस एज पर द एग्रीमेंट. ऑन अक्रूवल बेसिस एज पर द एग्रीमेंट, ये सेंटेंस आना चाहिए. एक्स लिमिटेड देयरफॉर शुड रिकॉग्नाइज रॉयल्टी रेवेन्यू ऑफ 15 लाख. 15 लाख अभी मिला है ना, तो यही मान के चलूंगा भाई 15 लाख इसी साल का आया होगा. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसाइनमेंट. 15 तो 550 पड़ता है. हाँ, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या सेल ऑन कंसाइनमेंट शुड बी ट्रीटेड एज सेल ओनली व्हेन इट इज सोल्ड टू द थर्ड पार्टी, राइट? वो सिर्फ कंसाइनमेंट पे, कंसाइनमेंट भेजने से वो सेल नहीं होता है, थर्ड पार्टी को बेचना. ये सेंटेंस लिखना चाहिए. सेल ऑन कंसाइनमेंट शुड बी ट्रीटेड एज एक्चुअल रेवेन्यू ओनली व्हेन द सेल इज टू मेड टू थर्ड पार्टी. समझ में आ रहा है क्या? एंड अकॉर्डिंगली सेल ऑफ रुपीज 5,50,000 शुड ओनली बी रिकॉर्डेड. समझ में आ रहा है? क्या लिखा? 17-18 क्वेश्चन. लेकिन 17-18 क्वेश्चन में मैंने क्या किया पता है क्या? रिपीटेड क्वेश्चन डाले, रिपीटेड डाले, पर्पस रिपीट डाले, आपको वो पढ़ते पढ़ते समझ में आना शुरू हो जाएगा. ये इतना ही एग्जाम पेपर में. बेटा शॉर्ट में आंसर मेरे नोट्स में आ गए. मेरे नोट्स सिर्फ 5 पेजेस के. जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए वहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखे, सब कुछ है उसके अंदर. मतलब एक बार अगर आप गो थ्रू करोगे ना तो हो जाएगा पूरा उससे. नेक्स्ट. क्वेश्चन समझ में आया क्या? सुनो अभी क्या, अभी सेंटेंस, अभी ये क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ. क्वेश्चन का मतलब क्या है सुनो. मेरा एक मॉल है एग्जाम्पल, और आप लोगों को अपना अपना स्टोर डालना है. तो मैंने आपको बोला भाई देखो 1 लाख रुपए भाड़ा है, प्लस 1 लाख भाड़ा है, प्लस जितना भी आपका टर्नओवर होगा पूरे साल भर का उसका 2% आपने मुझे कमीशन देना. मतलब मेरा भाड़ा 1 लाख रुपए नहीं है, 1 लाख प्लस समथिंग है. वॉट एवर योर टर्नओवर इज उसका 2%. तो ये अकाउंटेंट क्या बोल रहा है? 1 लाख इंटू 12 मतलब 12 लाख रुपए इनकम मानो, और 2% जो मिलेगा उसको अगले साल मानो. क्या उसे ऐसा करना चाहिए? नहीं. ऑल्दो मैं ये 2% का बिल आपको बाद में दूंगा कि ये 2% बाद में दो, मुझे बिल बना के दूंगा, 2% आपने देना है, लेकिन इनकम तो इसी साल जनरेट हुआ है ना, रिसीवेबल इनकम है. तो आई शुड जनरेट दैट वेरिएबल फी भी इसी साल में. समझ में आया क्या पॉइंट? ऑन टर्नओवर क्या? हाँ उसने ये जो किया मंथली रेंटल का इनकम माना वो सही किया, लेकिन जो वेरिएबल बोल रहा है वो अगले साल में, वो क्या बोल रहा है? मैं अगले साल में दूंगा. तो मैं बोलूंगा अगले साल क्यों ले रहा है भाई? ऑल्दो आप मुझे जो इसका रेंट है, आपका टर्नओवर पूरा अप्रैल से लेकर मार्च होगा, आप मार्च में गिनोगे नहीं, एक्चुअल में आप गिनती करो चाहे अप्रैल या मई में कि पूरे साल भर का टर्नओवर कितना हो, जब रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा टोटल टर्नओवर कितना हुआ, उसका 2% मैं आपको दूंगा. मतलब आप बोलोगे सर एक बिल बना के तो 2% का मैं आपको पेमेंट देते हैं, आप पेमेंट बाद में दोगे, लेकिन कमाया तो मैंने पिछले साल ही है ना पूरा.
अप्रैल से मार्च में कमा चुका हूं मैं, पैसा 2 महीने बाद मिलेगा मुझे। समझ में आ रहा है? इनकम जब मिला तब रिकॉर्ड नहीं होता है, इनकम जब जनरेट हुआ तब होगा। तो ये जनरेट अप्रैल से मार्च में हो गया था। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? नंबर लाइन में बना के दोगे, समझ में आया सबको ये? अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो फिर से एक बार देखो। एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हैज कंस्ट्रक्टेड अ मॉल एंड एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद टेनेंट्स। आप लोग टेनेंट्स थे मेरे, आपको सबको स्टोर चाहिए था मेरे मॉल में, राइट? टुवर्ड्स लाइसेंस फी, मतलब मंथली रेंटल जो था, एंड वेरिएबल लाइसेंस फी एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। मैंने आपको बोला 1 लाख रुपए भाड़ा लगेगा, 2% कमीशन भी लूंगा आपसे। मॉल्स में ऐसे ही होता है। आगे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी वांट्स टू अकाउंट लाइसेंस फी एज इनकम फॉर 12 मंथ्स। मतलब 1 लाख रुपए भाड़ा है तो 12 महीने की इनकम मानना है। सही किया उसने ये, राइट? एंड वेरिएबल लाइसेंस फी एज इनकम ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। वो बोल रहा है इनकम में अगले साल मिलेगा ना मुझे। शॉन बोलेगा सर मेरा टर्नओवर तो मैं अगले साल बताऊंगा आपको, मैं अगले साल दूंगा। मैं बोलूंगा नहीं, इनकम अगले साल की नहीं है, इनकम इसी साल की है। इस साल रिकॉग्नाइज करूंगा, बोलूंगा रिसीवेबल। शॉन से इतना पैसा आना बाकी है। समझ में आ रहा है? यस। तो कमेंट वेदर ट्रीटमेंट डिजायर्ड इज करेक्ट और नॉट, द आंसर इज इनकरेक्ट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट नीचे रीड कर रहा हूँ। रिकॉग्नाइजिंग द फी एज रेवेन्यू कैन नॉट बी डिफर्ड सिंपली बिकॉज द इनवॉइस इज रेज्ड इन द सब्सिक्वेंट पीरियड, हेंस इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ अक्रूवल। Therefore, the contention of CFO is not in accordance with AS 9. समझ में आ रहा है पॉइंट? पक्का? यस। चलिए नेक्स्ट। ये अलग अलग केस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इमीडिएटली क्या करोगे? रिकॉर्ड करो। ओके, ये कंसाइनमेंट है, जब सेल किया था कितना करो? तो फिर 80% 80 मतलब 120 का रिकॉग्नाइज कर लो। ओके, सोल्ड ऑन अप्रूवल। जब जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा और जब अप्रूव या तो गार्ड ने अप्रूव करना चाहिए, दिया है क्या उसमें? क्लियर दिया है उसमें? अच्छे से पढ़ो, 75% अच्छे से पढ़ो, पूरा पढ़ो। अप्रूवल ऑन 1 तो देखो ना, आप पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहे हो अच्छे से? पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो भाई। टाइम पीरियड खत्म हो गया है, समझ में आ रहा है क्या? तो पूरा सेल मान लूंगा मैं। हाँ, तो सिर्फ ये सेल और अप्रूवल का सुनते से मत बोलना है ऐसे। अच्छे से देखो, ये 112 है। लास्ट मंथ है। अरे इधर देखो, 3 महीने, 1 12 12th मंथ, जनवरी फरवरी, 3 महीने फरवरी पूरे हो गए। तो मार्च तक रिप्लाई नहीं दोगे, मैं थोड़ी मानूंगा। 28 फरवरी को मैं सेल मान चुका हूँ, 3 महीने खत्म हो गए तुम्हारे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो टाइम पीरियड चेक करो, सिर्फ सेल और अप्रूवल मत देखो। तो वहां पे क्या बोल रहा है? आप लिखोगे सेल और अप्रूवल का पूरा केस। सेल और अप्रूवल में क्या होगा? रेवेन्यू शुड बी जनरेटेड ऑन इफ द बायर अप्रूव्स और द रिटर्न पीरियड इज एक्सपायर्ड। In the present scenario, 75% was approved, and also for the balance 20%, the time period has been expired, and therefore it will be treated as revenue itself. तो मैं पूरा की पूरा मानूंगा रेवेन्यू। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया अभी तुम्हारा। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? 28 फरवरी को टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया था, मैं 31 मार्च की बात करूं तो 31 मार्च में पूरा सेल हो चुका है। इज द पॉइंट क्लियर? Apart from the above, the company has made cash sales 780 gross, trade discount 5%. क्या trade discount माइनस करना चाहिए? Yes, trade discount should be actually deducted from the gross value and net revenue should be recorded. तो revenue कितना जनरेट करूंगा मैं इसके अंदर? -5% कितना? 39,000, 741। तो 741 ना? हाँ, तो 741 should be recorded। देखो नीचे क्या दे रहा है वो, ये देखो फिर से दे रहा है क्या? सेल। कोई डेफिनेशन आ रहा है क्या? बार बार बाद में वो केस ABCD, जब सेल आया डेफिनेशन डाल देना। वो सेल आया डेफिनेशन डाल दो। आगे डी वाला पॉइंट पढ़ो। ट्रेड डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग रेवेन्यू। Thus 39,000 should be deducted from the amount of 780 for the purpose of recognition. Thus revenue should be generated recognized 741. ये सेकंड पॉइंट है जो मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया। ट्रेड डिस्काउंट ऊपर मेंशन करना रह गया था, बट वो इजी है। और वो सेकंड वाला, वो ये वाला पॉइंट मेंशन करना रह गया था बेटा। सेकंड वाला, ये वाला प्राइस रिवीजन। तो 2 पॉइंट्स ऊपर मेरे नोट्स में कवर्ड नहीं है। कौन से 2 पॉइंट्स है बेटा? ये कौन से 2 पॉइंट्स है? पहला है ये अपना प्राइस रिवीजन का, और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मल है। नेक्स्ट, चलो बोलो। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है जो मैंने नहीं मेंशन किया, वो कहीं पर आएगा अभी। नेक्स्ट, फर्स्ट केस बोलो। 70% सेल मान लो। कंसाइनमेंट का सेंटेंस लिखना आता है, अब मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। सेकंड, हाँ यही सेंटेंस में बोल रहा था। रीपर्चेस, आपको याद है क्या? AS 19 क्या बोलता है? AS 19
सेल एंड लीज बैक। मैंने बेचा, मैं रीपर्चेस करूंगा, तो इसको मैं रेवेन्यू जनरेट कर नहीं सकता। ये AS 19 नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको। ये मैं आपको बेच रहा हूं और आपको वापस वादा कर रहा हूं मैं वापस खरीदूंगा, इसका मतलब ये फाइनेंस एग्रीमेंट है। दिस इज द फाइनेंस एग्रीमेंट एंड देयरफॉर रेवेन्यू कैन नॉट बी जनरेटेड। विदाउट एग्रीमेंट हुआ तो बात अलग है। मैं आपको बेचने से पहले एग्रीमेंट करके दे रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, एक महीने में वापस आपसे लूंगा। सो इट इज नॉट सेल, इट इज नॉट रेवेन्यू, इट इज अ फाइनेंस एग्रीमेंट एंड देयरफॉर रेवेन्यू कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट अपन रीड करेंगे, बी वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट नहीं है ऊपर, मेरे नोट्स में नहीं है ये पॉइंट, ठीक है। दिस इज द थर्ड पॉइंट जो ऊपर नहीं है। एक प्राइस रिविजन, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक ये रीपर्चेस वाला, सेल एंड रीपर्चेस। तो यहाँ पे मैं सीधा सेकंड पॉइंट रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। When seller concurrently agrees to repurchase the same goods at a later date for such transactions that are in substance of a finance agreement, the finance agreement word is important, ठीक है। The resulting cash inflow is not revenue and should not be recognized as revenue in the year 2019-20. Hence, sale of 450 to जो भी shoes है cannot be recognized as revenue. समझ में आ रहा है ये पॉइंट? तो ये सेल एंड रीपर्चेस का जो सेंटेंस है, इट इज अ फाइनेंस अग्रीमेंट एंड देयरफॉर इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। पॉइंट क्लियर है सबको? थर्ड पॉइंट क्या था बेटा? वो बोल रहा है बाद में भेजो, रिकॉर्ड इमीडिएटली बिकॉज इट इज डिले एज पर बायर्स रिक्वेस्ट। अगर बायर बोल रहा है भाई थोड़ा टाइम के बाद भेजो, मैं बोलूंगा ठीक है भाई, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज करूंगा। क्लियर पॉइंट सबको? ये अब ये सब रिपीटेड है, बोलो इसका आंसर। इमीडिएट अप्रूवल, अप्रूवल नाम अच्छे से पूरा करेंगे। सेल हुआ कब है? सेल कब हुआ है? 1 नवंबर का, 4 महीने का, नवंबर दिसंबर जैन फरवरी टाइम पीरियड खत्म हो गया और ये मार्च की बात कर रहे हैं, तो मैं पूरा सेल समझ में आ रहा है? अगेन सेल था ना, सेल था ना, डेफिनेशन है और बाद में एक एक करके उन्होंने केस एक्सप्लेन किया। केस अपने हिसाब से एक्सप्लेन करो तो अपनी भाषा में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस फ्रेम बराबर कर। देखने दो। ये इंटरेस्ट और रॉयल्टी पे था ना ऊपर। इंटरेस्ट का क्या था? टाइम बेसिस, टाइम बेसिस, और ये अक्रूवल बेसिस एज पर द एग्रीमेंट, ठीक है। ये लिखना बहुत जरूरी है। और नीचे कंसाइनमेंट है, सब बराबर है, सब सेम हो जाएगा पूरा। हाँ, ये कुछ नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट क्या करना है? लेस करना है। वॉल्यूम रिबेट मतलब वही क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट इज ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट, वेयर गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अदर्स फॉर रीसेल। नहीं, वेयर गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स और अदर्स फॉर सेल। अगर बेच रहा हूँ, हाँ तो मैंने बेच रहा हूँ ना, तुम बेचो, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आप रिटेलर हो, मैं बेच रहा हूँ, क्यों भाई थोड़ी ले रहा हूँ आपसे? कंज्यूमर कहाँ है? सुनो ना, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, होलसेलर हूँ, आप रिटेलर हो, मैंने आपको गुड्स बेचा भाई, मेरे को पैसे देने, आप क्या बोलोगे? नहीं बिका तो वापस दूंगा, मैं थोड़ी बोलूंगा वापस। समझ में आ रहा है? मैंने आपको बेचा है, पैसे देने की ताकत नहीं तो लो ही मत। समझ में आ रहा है? फाइनेंस एग्रीमेंट इज द वर्ड, कीवर्ड पे ध्यान दो, फाइनेंस एग्रीमेंट एंड देयरफॉर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। एजेंसी कमीशन कब? इंश्योरेंस का था ना बेटा, या तो कमेंसमेंट होगा या तो इफेक्टिव रिन्यूअल होगा तब। ठीक है, मैं बी पॉइंट रीड कर रहा हूं बेटा। बी पॉइंट, when goods are sold to distributors, revenue from such sales can be recognized if significant risk of ownership have been passed, right? However, in some situations the buyer may in substance be an agent. कभी कभार जो खरीद रहा है वो एजेंट भी हो सकता है, एंड इन दैट केस इट शुड नॉट बी ट्रेडेड, क्योंकि कंज्यूमर सेल हो जाएगा। तो मैं दोनों पॉइंट मेंशन कर दिया बिकॉज क्लैरिटी नहीं थी ना यहाँ पे किसको दे रहा है। तो हो सकता है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर जो एजेंट हो, मैंने जो अदर्स दिया है, अदर्स में एजेंट भी तो आ सकता है ना फॉर रीसेल। कंसाइनमेंट के टाइम पे मैं सेल नहीं मान सकता ना, जब वो थर्ड पार्टी को देगा। तो मैंने क्या किया, जब डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा हूं मैं तो मैं सेल बोल रहा हूं, एंड अदर्स में कौन कौन आ सकता है? अदर्स में एजेंट भी तो आ सकता है ना। तो वो टाइम पे मैं क्या बोलूंगा, अगर ये एजेंट को देना हूं फॉर सेल, दैट विल बी ट्रीटेड एज कंसाइनमेंट एंड देन
जब वो थर्ड पार्टी को सेल होगा सिर्फ तभी उसको इनकम माना जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर? यस, अब सब रिपीटेड है। ये आ गया वो दिव्यांशु और प्रकाश का केस आ गया। देखो यहाँ पर दिव्यांशु और प्रकाश का केस है। आपको दिव्यांशु और प्रकाश का केस याद है क्या? मैंने क्या बताया था? ब्याज नहीं देगा, राइट? अनसर्टेनिटी है तो ब्याज रिकॉर्ड नहीं करना, रिकॉर्ड नहीं करना, राइट? तो क्या बोल रहा है? पीक्यूआर लिमिटेड सेल्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू डीलर्स, मतलब देवांशु ने प्रकाश को माल बेचा। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सेल इज दैट इंटरेस्ट इज एट द रेट 2% पर एनम फॉर डिलेड पेमेंट्स। 2% महीने का मानूंगा। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10%। ब्याज रिकवर होगा सिर्फ 10% चांसेस है, 90% नहीं आएगा, बराबर है क्या? ऑन सच ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग ड्यू टू वेरियस रीजंस। जब भी मैं पैसा मांगने जाता हूँ बोलते छोड़ना यार, दोस्ती में रख, छोड़ अभी, 10% चांस है कि शायद पैसा आएगा। तो इस केस में मैं बोलूंगा भाई जनरली मत करो, क्योंकि देयर इज नो सर्टेनिटी। तो 50% करो वो भी, लेकिन अभी 10% चांस है तो ये नहीं करना चाहिए एक्शन। देखो क्या बोल रहा है, मैं लास्ट पीरियड पे, लास्ट सेंटेंस पे ऊपर का डेफिनेशन, PQR Limited cannot recognize the interest amount unless the company actually receives it. 10% rate of recovery on overdue outstanding is also an estimate based on previous record and is not certain. 10% पे आएगा नहीं, गारंटी नहीं है, क्योंकि वो पिछले साल के रिकॉर्ड से है कि 10% आ सकता है, राइट? एंड therefore hence the company is advised to recognize interest receivable only on receipt basis. जब मिलेगा तब रिकॉर्ड करो, अभी मत रिकॉर्ड करो। हाँ, अगर वो सर्टन रहता भाई मैं लेके रहूंगा, प्रोविजन क्यों बनाओ? जब सामने वाला इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा या ऐसे लगेगा तो मैं प्रोविजन बनाऊंगा, तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं, जब मैं अरे सर्टन रहूंगा, जब मैं ज्यादा तो मैं वहां देख, सुनो वो पास रिकॉर्ड पे डिपेंड होता है। एंड वो क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10% ऑन सच ओवरड्यू। देखो उस पे आप नोट डाल सकते हो, 30% chance is based on previous records, right? 30% still a low rate, and therefore income should not be recognized. It is advisable that the company should recognize interest on receipt basis, right? अगर more than 50 है तो it is certain है, right? तो जितना certain है उतना recognize कर लो। अब ये देखो, ये पॉइंट जो रहेगा, जो आपको मेंशन करना है, ये आपके एक आपके प्रोफेशनल जजमेंट पे रहेगा कि आप क्या उसको जज करते हो। समझ में आ रहा है पॉइंट? इंस्टॉलेशन क्या करना चाहिए जल्दी बताओ। ऑन सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन, एडवर्टाइजमेंट जब वो पब्लिक के सामने विजिबल होगा, एंड सब्सक्रिप्शन, दो थे सब्सक्रिप्शन, फिक्स्ड अमाउंट, SLM बेसिस, प्रपोर्शनल बेसिस। Installation. In cases when installation fees are other than incidental to sale, they should be recognized as revenue only when the equipment is installed and accepted by the customer. Advertising. Revenue should be recognized when the service is completed. For advertising agencies, media commissions will normally be recognized when the related advertisement or commercial appears before the public. कीवर्ड क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे कीवर्ड था ये वाला, ये सेंटेंस आना चाहिए। Is successfully installed and accepted by the customer. Commercial appears before the public is the important one. And subscription के लिए straight line basis. And अगर वेरी कर रहा है, वर्ड नहीं दिया क्या? Based on sales value. Proportional value मतलब based on sales value. Clear point? तो ये कीवर्ड पे आना चाहिए, सेंटेंस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सेल तो पहले ये माइनस क्रेडिट डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है, फिर सेल रिटर्न। यस, तो उसने क्या किया, वो जो सेंटेंस उसने दिया यहाँ दिया, मेसर्स मून बुक्ड द सेल ऑफ 530 ओनली। उसने डायरेक्ट बुक किया सेल बोला 530, सही किया उसने? गलत, 530 गलत किया। समझ में आ रहा है? उसने सेल, अगर ये डिस्काउंट, अगर ये 53 जो रहा, ये रेगुलरली नहीं देते हैं, राइट? 597 कितना, 597 करना चाहिए था क्रेडिट डिस्काउंट माइनस करके। वो भी अगर ये हर बार रेगुलरली देता हूं तो, अगर रेगुलरली नहीं देता हूं
तो मैं 6.5 लाख का ही साल सेल बुक करता था और 53,000 डिस्काउंट का प्रोविजन बुक करता था, राइट। और ये 67,000 तो रिटर्न का कभी भी मैं सेल से माइनस करता ही नहीं, सेल रिटर्न की अलग से एंट्री पास का। तो ये ट्रीटमेंट तो उसका गलत है फॉर श्योर। नहीं 550 है 597 कैसे आएगा? हाँ अभी सुनो एनालिसिस पढ़ो। इन द गिवन केस इफ ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय मेसेस मून लिमिटेड आर गिवन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हमेशा देता है, हमेशा देता है, देन मेसेस मून शुड रिकॉर्ड द सेल्स एट 597। इतना समझ में आ रहा है? एंड गुड्स रिटर्न वर्थ 67 आर टू बी ट्रीटेड एज सेल्स रिटर्न। सिंपल सी बात है, नॉर्मल जो सेंटेंस लिखते हैं, राइट। हाउएवर व्हेन ट्रेड डिस्काउंट अलाउड इज नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स, अगर ट्रेड डिस्काउंट भी आप हमेशा नहीं देते हो, कभी कभार देते हो, तो मैं पूरा 650 करूंगा और 53 का प्रोविजन करूंगा डिस्काउंट का, राइट। आगे क्या बोल रहे हैं? शुड रिकॉर्ड द सेल्स एट ग्रॉस वैल्यू, डिस्काउंट ऑफ 53 इन प्राइस एंड रिटर्न ऑफ गुड 67 आर टू बी एडजस्टेड बाय मेकिंग सूटेबल प्रोविजंस। इन शॉर्ट, अगर मेरा ट्रेड डिस्काउंट भी हमेशा का नहीं रहता है, कभी कभार देता हूं, तो मैं डिस्काउंट का प्रोविजन डालूंगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। नहीं, ये तो एक्स्ट्रा मेंशन किया। अगर आप ये मेंशन नहीं भी करते हो ना, आप ये वाला, सिर्फ ये वाला पॉइंट मेंशन करते हो कि कौन सा वाला, यहां से सिर्फ यहां तक, तो भी अलाउड है। क्या 10% पे ना? डिस्काउंट दिया, 65 लिखा ना, तो इसको अलग है। अरे वो उसको 585 है। 50 का बोल रहे थे। अरे नहीं वो ये बोल रहे थे 50 अच्छा ये नहीं, मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट 53 है, वो 53 आना चाहिए। वही इधर देख रहा हूं वही। ओके, अगर आप सिर्फ ये जो ब्रैकेट लिखा है ना बेटा, उतना मेंशन करोगे तो भी ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बेटा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है उसने? However, when the trade discount allowed by Mrs. Moon is not in ordinary course, अगर आप हमेशा नहीं देते हो, कभी कभार देते हो, तो कहने से डिस्काउंट देना पड़ सकता है, पड़ सकता है, तो प्रोविजन है, प्रोविजन पर डिस्काउंट याद आ रहा है? मेन टू प्रोविजन 67 प्लस 153। सीएन का मतलब समझ में आता है बेटा? सीएन का मतलब सीएन इज क्रेडिट नोट प्लस डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आपको। देखो मैंने शॉन को माल बेचा तो एंट्री करेंगे ये शॉन टू सेल्स, बराबर है क्या? मान लेते मैंने इसको डिस्काउंट कभी दिया नहीं, 6.5, बट शॉन जब ले रहा था तब वो जेड करता, सर मैं अगर पेमेंट टाइम पे दूंगा ना, मैं आपसे डिस्काउंट लूंगा, राइट। अब हुआ क्या, ये सेल की एंट्री पास किया, ये मैंने बराबर किया, राइट। ओवर द पीरियड शॉन ने बोला सर 67 का माल रिटर्न भेज रहा हूँ, 53 मुझे डिस्काउंट चाहिए, 1.20 का सीएन भेजो, 5.30 में आपको पेमेंट कर रहा हूँ, 5.30 का पेमेंट कर रहा हूं, तो मुझे एंट्री क्या करनी पड़ेगी? डिस्काउंट अलग डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शॉन, बराबर है क्या? इन शॉर्ट कहने से शॉन को कम करना पड़ेगा, तो शॉन का अकाउंट कम करने के लिए अकाउंटिंग वर्ड इज सीएन इज क्रेडिट नोट। आई शुड सेंड अ क्रेडिट नोट, मैं शॉन को दूंगा क्रेडिट नोट, शॉन का अकाउंट कम करूंगा ना बेटा, कम करूंगा, क्रेडिट नोट देता है, ठीक है। एंड The contention of the accountant to book sales of 530 is incorrect, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसने। आप अगर सिर्फ ये भी लिखते ना बेटा ऊपर वाला कि भाई देखो 650 का पूरा माइनस ट्रेड डिस्काउंट करना चाहिए था 597 का, और 67 की अलग से सेल देने की एंट्री पास करनी चाहिए, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। पेमेंट इंस्टॉलमेंट में मिली, लेकिन अपन डिलीवरी देंगे फाइनल पेमेंट के बाद, पहले से नहीं करते इनका पूरा मान लो। हाँ, नहीं वही बोल रहा हूँ ना, नहीं हायर परचेज डिलीवरी पहले देता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पूरा जब पेमेंट मिल जाएगा उसके बाद डिलीवरी दूंगा, तो जब पूरा मिल जाएगा तो पूरा सेल मान लूंगा, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा पूरा। सेकंड में व्हेन द सेलर रीपरचेस गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और अदर्स, तो डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर्स पे मैं मान सकता हूँ, लेकिन अदर्स जो है यहाँ पे, अदर्स में एजेंट भी आ सकता है, तो कंसाइनमेंट का पॉइंट भी रेज कर देना है। कमीशन ऑन सर्विस रेंडर्स एजेंट ऑन इंश्योरेंस, एजेंट कमेंसमेंट और इफेक्टिव रिन्यूअल, क्लियर? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो देखो अभी क्या है, उसने 2021 में मिलने वाला ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए था कि वो पूछ रहा है वो। उसने अ क्लेम लॉज विद द रेलवेज इन मार्च 21 फॉर लॉस ऑफ गुड्स ऑफ ₹2 lakh हैज बीन पास्ड, फॉर व्हिच पेमेंट इन मार्च 23 ऑफ ₹1,50,000
हुआ क्या, मैंने मार्च 2021 में क्लेम डाला था 2 लाख का और मुझे मार्च 2023 में 1.5 लाख रुपए रिटर्न आए। देखो बोल रहा है पैसे आए, हैज बीन पास्ड। तो मैंने क्या करना चाहिए था, 2021 में ही मैंने मिलना रिसीव लिखना चाहिए था, जब मिलेगा तब, जब मिलेगा तब, क्योंकि यू आर नॉट सर्टन एट दैट टाइम कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने सिर्फ एक क्लेम बोला था कि हाँ ये पैसे, ये मेरा लॉस हुआ है, मुझे 2 लाख रुपए भर के दो। आपने ये रेलवे को डाला था कि ट्रांसपोर्ट में लॉस हुआ है, मुझे भर के दो, वही सर्टन की पैसा मिलेगा। जब सर्टनटी नहीं है बेटा तो आप रिसीव एंट्री नहीं कर सकते। जब 1.5 लाख मिला तभी एंट्री करनी चाहिए, तो मैंने एंट्री कब करनी चाहिए, इन 2023 रिसीव रिसीव 1,50,000। आप लिखोगे कि 50,000 लॉस हो गया मेरा, नहीं, 1.5 लाख मिला, उतने की एंट्री करो, बात खत्म। तो यहाँ पे नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक्स व्हेन द क्लेम वाज लॉन्च्ड, एडवाइस पी कंपनी लिमिटेड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ 31 मार्च 23। तो क्या उसको बोलूं मैं 1.5 लाख की एंट्री पास कर दे अभी? यस। इसमें उन्होंने AS5 का भी आइटम दिया है, अब AS5 आपका हुआ नहीं है तो हाँ, ये इसमें दिया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आगे क्या होगा, मैं रीड कर रहा हूँ AS9 पे। States that the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim। जब आप क्लेम रेज कर रहे थे आपको कंफर्म मालूम था कि कितना पैसा मिलेगा? नहीं। was there any certainty? नहीं, it was lacking and therefore it was lacking। तो मैं revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved। मैं revenue recognize नहीं कर सकता, ऊपर याद है क्या, जब सर्टन नहीं थे तो revenue recognition should be postponed, जब मिलेगा तब करेंगे। When you are certain, जब आप सर्टन हो तब, हाँ एक बार ऐसा हो सकता है कि क्लेम पास हो गया, पैसे नहीं आए, क्लेम पास हो गया, अब सर्टन हो मिलेगा तो अब रिकॉर्ड कर लो, भले 1 साल के बाद मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सर्टन हो तब रिकॉर्ड करो। जब आपने क्लेम डाला था वही सर्टन पैसा मिलेगा, नहीं तो मैं एंट्री नहीं करूंगा, रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। मार्च 2023 में क्लेम पास हो गया, क्या आपने अब एंट्री करनी चाहिए? आंसर इज यस, चाहे पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, मिलने वाला है, कंफर्म है ना। अब एंट्री रिकॉर्ड करो। समझ में आ रहा है पॉइंट ये? तो फिर गलत किया उसने, तो उसको बोलना चाहिए था, तो पिछले गलत किया, तो पिछले करना चाहिए था। अब अगर कर रहा है तो पहले एडजस्टमेंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो उसने करना चाहिए था ना फिर रिसीवेबल बोल के। हाँ मतलब 2021 में क्लेम पास हो गया, चाहे 2 साल पैसा नहीं है, 2021 में कंफर्म हो गया था, रेलवे ने बोला था ओके 2 लाख है ना, 1.5 लाख तुमको दे देंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में बोला सर्टन 1.5 लाख मिलेगा, आंसर इज यस, ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करो ना फिर। इफ यू आर सर्टन यू विल गेट रिकॉर्डेड। जब आपने क्लेम डाला था, जैसे मान लेते हैं मैंने कोर्ट केस डाला, मुझे नहीं पता मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, मैंने बस डाल दिया, कोर्ट में केस फाइल कर दिया, आर यू श्योर यू विल विन? नो, यू शुड नॉट रिकॉर्ड। अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता मैं, हाँ कोर्ट केस पूरा फेवर में मालूम है, कंफर्म जीतने वाले, आर यू सर्टेन इनफ? यस, एट दैट टाइम यू विल रिकॉर्ड। चाहे पैसा अभी नहीं मिला ना, चाहे पैसा 1 साल के बाद मिले, रिसीवेबल बोल के लेकिन रिकॉग्नाइज अभी करो। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन आया लेकिन है इजी। देखो क्या बोल रहा है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल इन मैन्युफैक्चरिंग, फाइंड पेपर रोल्स, सॉरी। Explain the stage on which you think revenue should be generated and calculate how much should net profit be for the ending 31st March for the as per AS9। वो क्या बोल रहा है बेटा, एग्जैक्टली आपने रेवेन्यू कब जनरेट करना चाहिए? कहना से जब मैं सेल करूंगा तब, जब मैं सेल करूंगा तब, राइट। तो यहाँ पे 15/1 को क्या हुआ, अमाउंट छोड़ दो फिलहाल, अमाउंट पे ध्यान मत दो। मैंने रॉ मटेरियल यूज किया, पल्प इज WIP1, WIP अभी तक सेल हुआ क्या? नहीं। रफ एंड थिक पेपर WIP2, उसके बाद आपने वो और पेपर लगाया, उसके बाद फाइन रोल्स रेडी फॉर सेल हो गया, यहाँ पे बेचा गया अब तक? नहीं। सेल अग्रीड एंड इनवॉइस रेज, अब बेचा? हाँ, दिस इज द पॉइंट। अब रिकॉग्नाइज करो, पैसा आया नहीं आया वो छोड़, सेल एग्रीमेंट हो गया, रेडी फॉर सेल था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये पेन रेडी है बेचने के लिए, सेल मान लो कि इसको नहीं। शॉन आया, शॉन ने बोला ओके सर इसका बिल करो, मैंने कहा ओके डन, अब रिकॉर्ड करो। समझ में आ रहा है? तो मैंने सेल की एंट्री कब रिकॉर्ड करनी चाहिए? तो कहने से ये दिस इज द डेट, क्या हो गया इसको, दिस इज द डेट। मेरा कॉस्ट कितना लगा? 2 लाख, एनआरबी कितना है? 3.5 लाख, तो प्रॉफिट कितना? 1.5 लाख। बेचा 3.5 लाख, एनआरबी मतलब नेट कितना मिलेगा मुझे? 3.5 लाख। कॉस्ट कितना लगा? 2 लाख, तो कहने से नेट प्रॉफिट 1.5 लाख है। दैट्स इट। तो यहाँ पे सेंटेंस वाज जब सेल अग्रीमेंट हो जाएगा एंड इनवॉइस बन गया, सेल हुआ ना, मतलब रेडी फॉर सेल था तब नहीं, रेडी फॉर सेल में भी था एक पॉइंट, स्पेशल ऑर्डर, रेडी फॉर डिलीवरी, स्पेशल ऑर्डर था, रेडी फॉर डिलीवरी, प्रकाश ने ऑर्डर दिया, माल बन गया, रेडी हो गया, मैं सेल एंट्री पास कर लूंगा, भाई मेरा मटेरियल रेडी है, तू ले मत ले,
मेरा मटेरियल रेडी है, तो इट इज तब एंट्री। लेकिन ये तो नॉर्मल केस था ना, ये तो मेरा रेगुलर बिजनेस है, स्पेशल ऑर्डर नहीं था ये। तो व्हेन इट इज अग्रीड, हाँ व्हेन इज अग्रीड, जब सेल एग्रीमेंट हो गया तो मैंने सेल मानना चाहिए, सिंपल। तो ये टेबल सिर्फ कंफ्यूज करने के था, आपको सिर्फ एक डेट याद है, आपने लिखना चाहिए सेल शुड बी मेड ऑन 15th March when it is agreed and invoice is date, and accordingly sale value is 350, cost is 2 lakh, net profit of 1,50,000। आया क्या डेफिनेशन? आगे यहाँ पे देख लो, नेट प्रॉफिट 150, समझ में आ रहा है? बस लास्ट 2 पॉइंट्स, लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा अलग है, 19th वाला थोड़ा अलग है, 18th वाला रीड करो क्या बोल रहा है। एंड ऑफ सीजन सेल अपनी बात हुई थी, था ना वो, दिवाली के बाद भी 1 महीने बाद रिटर्न दे सकता था ना? क्या करना चाहिए, याद आ रहा है क्या कुछ? 100% मांग के 25% प्रोविजन या मानो ही 75%? बेस्ट सुटेबल क्या था? 75%। सेंटेंस लिख के दिया था मैंने खास, समझ में आ रहा है? क्योंकि एक्सपेक्टेड है ना, लेकिन सेल्स रिटर्न है क्या एक्सपेक्टेशन है? रिटर्न है क्या? वो 2 बिजनेस है उसके, मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। Shipra Limited has been successful jewelers for the past 100 years and sales are against cash only, returns are negligible jewelers में। The company also diversified into apparels. A young senior executive was put in charge of apparel business and sales increased 5 times। उसने अपना दिमाग लगाया और वो 5 times हो गया। One of the conditions for sale is that dealers can return the unsold stock within 1 month of the end of season sale. Sale return for the year was 25%। बेटा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं दिया, यहाँ पे 25% दिया, तो मैं सेल मानूंगा और 25% सेल रिटर्न की एंट्री पास करूंगा। मैं ये ट्रीटमेंट रीड कर रहा हूँ बेटा। इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी in the case of jewelry business, the company is selling for cash and returns are negligible, hence revenue can be recognized on sales. On the other hand, in apparel industry, the dealers have the right to return the unsold goods within 1 month of the end of the season sale. In this case, the company is bearing the risk of sales return and therefore the company should not recognize the revenue to the extent of 25%. The company may disclose suitable revenue recognition policy in its financial statements separately for both jewelry and apparels. बेटा यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने एक्सपेक्टेशन वर्ड यूज करना चाहिए था, इन्होंने सेल्स रिटर्न पूरा वर्ड यूज किया, ये एक्सपेक्टेड वर्ड आना चाहिए यहाँ पे, तो ये आंसर बराबर है जो मैं आपको ऊपर लिख के दिया था। सेल्स एंड एक्सपेक्टेड फॉर द ईयर 25%, तो मैं 75% इनकम मानूंगा और 25% नहीं मानूंगा। द रीजन इज क्योंकि 1 महीना अभी भी आपके पास टाइम रहता है, ठीक है? जो मैंने आपको ऊपर लिख के दिया सेम आंसर है। ऊपर कहाँ गया, कौन सा पॉइंट था अपना? ये 4th पॉइंट, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर दिया कि ऑल द प्रोविजन भी इज ऑल्सो पॉसिबल बट बेस्ट रहेगा 75% इनकम। क्लियर? जब सीजनल बिजनेस के लिए रहेगा और रिटर्न आना जरूरी है तो एक आप 75% इनकम जनरेट करोगे, ये सेंटेंस उन्होंने वही दिया। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन कुछ अलग ही है बेटा, ध्यान देना, अलग कुछ अलग है। A Limited sells goods with unlimited rights to return from its customers. The following pattern has been observed in return of sales. बेटा यहाँ पे वर्ड क्यूमुलेटिव दिया है, कितना आएगा वापस? 0 to 1 मंथ में 6% रिटर्न आएगा, 1 से 2 महीने 7% और 2 से 3 महीने में 8%। उन्होंने ऐसे दिया है, अब क्या है एग्जैक्टली मैं बताता हूँ आपको। द कंपनी हैज मेड अ सेल ऑफ 36 लाख इन द मंथ ऑफ जनवरी, 48 lakhs in the month of February and 60 lakhs in the month of March. टोटल कितना हो गया? 144. The total sales for the financial year has been 400 lakhs. Total sales 400 लाख तक, right? And the cost of sales is 320. मतलब जो आपने माल बेचा उसको 320 था। You are required to determine the amount of provision to be made and revenue to be recognized for the ending 31st March. एक सेंटेंस मिसिंग है यहाँ पे, नहीं एक सेंटेंस मिसिंग है, प्रोविजन रेट। क्वेश्चन कहां से उठाया ये भी नहीं मालूम मुझे, ठीक है? नहीं सॉल्यूशन तो है यहाँ पे, उन्होंने रेट दिया है क्या? हाँ दिया है यहाँ पे, 20% शुड बी गिवन, दिस रेट इज नॉट क्या
400 पहले 400 सेल्स है 20%, तो हाँ 20% ऑफ सेल्स। ओके, तो उन्होंने क्या दिया है, अब यहाँ पे AS29 भी है लेकिन AS9 सबसे मेन है। मैं सीधा आपको टेबल पे लेके आता हूँ, पहले प्लीज ध्यान दीजिए। मंथ ऑफ मार्च उल्टा क्यों लिया है? उल्टा लिया है क्योंकि यहाँ पे विद इन 1 मंथ था, मार्च का मार्च के अंदर, फेब्रवरी के लिए फेब्रवरी और मार्च का महीना है, और जैन के लिए जनवरी फेब मार्च का महीना है। ठीक है, उन्होंने उल्टा काउंट किया है, तो उन्होंने उल्टा यहाँ लिखा है। सेल वैल्यू कितना था बेटा? 60, 48 एंड 36 दिया उन्होंने मंथ वाइज। तो क्योंकि आंसर क्यूमुलेटिव है, उन्होंने आंसर क्यूमुलेटिव दिया है। क्यूमुलेटिव टोटल सेल्स कितना हो गया? 60, 60 प्लस 48, 108, 108 प्लस 36, 144, राइट। परसेंटेज लाइकली रिटर्न्स कितने आएंगे? तो कहने से इस पे ही मैंने प्रोविजन बनाना चाहिए, राइट। इस पे प्रोविजन कितना आएगा? 60 पे 6%, 3.6, राइट। और उस पे 20% मैं अर्न करता हूँ। 20% कैसे अर्न करता हूँ? उन्होंने यहाँ दिया है बेटा 80 लाख आप कमाते हो, 80 लाख अपॉन 40 लाख, जीपी ऐसे निकाल देना 400, जीपी रेट 20%, जीपी रेट इज 20%। तो 20% आपने नहीं कमाया तो 20% का प्रोविजन बना लो। तो 20% के हिसाब से इसका 20% कितना होगा? तो कहने से 4.536 की प्रोविजन बना लेंगे, क्योंकि इतना रिटर्न आएगा, मतलब उस पर नहीं कमाऊंगा मैं, उस पर नहीं कमाऊंगा तो उस पर प्रोविजन बनना चाहिए। मतलब मैं पूरे 400 लाख का सेल मानूंगा, राइट, और उसके ऊपर मैं बोलूंगा 4.536 लाख का मेरा प्रोविजन क्रिएट करो। समझ में आया पॉइंट? ये दिस इज अ यूनिक क्वेश्चन विच विल नीड अ बिट ऑफ रिविजन। एक बार आपको देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ बेटा, लास्ट सेंटेंस। ये समझ में आया कि टेबल बेटा? टेबल सबको समझ में आया? प्रकाश टेबल समझ में आया? ओके, यहां से पढ़ता हूं। नो significant uncertainty exists regarding the amount of consideration that will be derived from the sale of goods. ऐसा नहीं कि पैसा कोई डुबाएगा, मतलब आंसर ऐसा नहीं है, उसने ऊपर नहीं बोला कि पैसा नहीं आने वाला है, माल रिटर्न आएगा तो अपने बदल के देना पड़ेगा। तो कितना बदल के देना पड़ेगा उसका प्रॉफिट बुक मत करो आप। आगे, also AS9 provides that in case of retail sales offering a business guarantee of money back, if not completely satisfied, it may be appropriate to recognize the sale but to make a suitable provision on return basis on previous experiences. ऊपर दिया मैंने गारंटी पे। गारंटी सेल जब रहता है, जब रिप्लेसमेंट का रहता है कि मैं पूरा बदल के दूंगा, तो आप सेल मानो और अकॉर्डिंगली प्रोविजन भी क्रिएट करो। ये ऊपर था, तो उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया उसके ऊपर। Therefore, sale of 36, 48 and 60 made in the months of Jan, Feb, March should be recognized at full value and accordingly total revenue to be recognized for 400 lakhs। और प्रोविजन कितना क्रिएट करना है? 4.536। समझ में आ रहा है पॉइंट? ये इतना प्रॉफिट नहीं कमाया मैंने, इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? तो AS9 में इतना ही था बेटा। अगर आप देखोगे एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कंसेप्ट सबके पता थे आपको, कीवर्ड सबके पता है, राइट। एक बार आप ये दोनों शीट को गो थ्रू करेंगे, पहले मेरी वाली शीट और बाद में ये वाली शीट, ठीक है? तो लाइफ स्टॉप कर